नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एंड अभिषेक, क्या बेहतरीन शुरुआत है। देखिए, जिस तरह से एशिया कप में हमने जीत हासिल की है और बड़ा ही रोमांचक मैच था इनफैक्ट। और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पर ट्वीट कर कहा कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर रहा और साथ ही क्रिकेटर्स को कांग्रेचुलेट भी किया। इन इटसेल्फ नए हफ्ते की बेहतरीन शुरुआत। अभिषेक, मानसी, निश्चित तौर पर देखिए, इससे बढ़िया वीकेंड नहीं हो सकता और इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि आप पाकिस्तान को हराकर फाइनल में कोई टूर्नामेंट जीते। और उससे अच्छी बात कि आप लगातार 3 हफ्ते 3 संडे को एक ही टीम को हराएं। तो ये कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है ये, और बहुत ही शानदार हमने ये जीत देखी है। और जिस तरह का मानसी फाइनल होना चाहिए ना, देखिए, अगर एक तरफा हो जाता ना तो फिर शायद वो मजा नहीं आता। और आज हम सुबह इतने एक्साइटेड मूड में, इतने अच्छे माहौल में हम चर्चा नहीं कर रहे होते। हाँ, एक जीत हो जाती, लेकिन ये कि शुरुआत से लेकर अंत तक मैच में रोमांच बना रहा। पहले भारतीय गेंदबाजों ने थोड़े से रन खर्चे, पाकिस्तान ने शुरुआत बहुत अच्छी की। उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान और दूसरे जो उनके बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की। 11 ओवर में 100 रन के ऊपर निकल गया था पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह से हमने 146 रनों पर पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया, पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे स्पिनर्स को जाता है, जिसमें कि कुलदीप यादव, जो कि टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और बड़े मार्जिन से वो टॉप विकेट टेकर रहे हैं एशिया कप के। और उनकी अगुवाई में हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की और पाकिस्तान को हमने 146 पर रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन 20 पर 3 इस आंकड़े के लिए शायद हम तैयार नहीं थे। तो एक बार तो डर लगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि अब तक का किया कराया सारा कुछ हम थोड़े से निराश हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा ने, संजू सैमसन ने पारी को संभाला, आगे बढ़ाया। बाद में तिलक वर्मा का साथ देने आए शिवम दुबे, उन्होंने भी कुछ बड़े हिट्स लगाए, 2 छक्के लगाए अपनी पारी में और टीम को ले गए बिल्कुल जीत की दहलीज तक। और आखिर में हमने देखा कि आखिरी मैच में टीम में शामिल किया गया रिंकू सिंह को, फिनिशर कहे जाते हैं, और उन्होंने मैच फिनिश किया पहली गेंद पर चौका मारकर और भारत ये मैच जीत गया। लेकिन तिलक वर्मा ने जिस मैच्योरिटी के साथ ये बैटिंग की है मानसी, वो लाजवाब रहा। और ये भले ये पारी 69 रनों की रही, लेकिन ये लंबे समय तक याद रहेगी। और तिलक वर्मा ने दिखा दिया कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। T20I में 2 सेंचुरी उनके नाम हैं, लेकिन कोई भी रिस्की शॉट उन्होंने नहीं खेला। स्लॉग स्वीप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जो स्लॉट में उनके पाले में गेंद आ रही थी उस पर बड़ा शॉट खेलने से वो चूके नहीं। और आखिर में मतलब जैसा कि सभी को उम्मीद थी कि मैन ऑफ द मैच वही बनेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी हमने देखा कि तिलक वर्मा को ही मिला। तो वेल डिजर्व्ड। और ये क्या बेहतरीन ये टूर्नामेंट गुजरा है। और भारतीय टीम को तो जैसे आदत सी हो गई है कि वो जाते हैं टूर्नामेंट में, उतरते हैं और बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट जीत के आते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप भी इसी अंदाज में जीता था और इसी अंदाज में एशिया कप का भी विजय तिलक भारत के माथे पर लगा है। तो एक बेहतरीन ये जीत रही है और निश्चित तौर पर हम सभी के लिए एक गौरव का पल भी रहा है मानसी। गौरव का पल तो है ही। एशिया कप खिताब जीता भारत ने और हाँ, पीएम मोदी ने भी बधाई दी है और खिलाड़ियों के कह सकती हैं ये मेहनत जो है वो रंग लाती और एशिया कप में विजय तिलक। लेकिन चलिए, इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और आज भारतीय बाजार पर भी रुख करेंगे। देखिए, भारतीय बाजार में नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फेस्टिवल सेंटिमेंट्स हैं, नवरात्रि चल रही हैं और इस बीच भारतीय बाजार में भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस ढेर सारे। अब कुछ ही दिनों में नतीजों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर आप देखेंगे, भारतीय बाजार के अपने भी कई सारे ट्रिगर्स हैं, उसके साथ साथ विदेशी बाजार से जो ट्रिगर्स है उससे भी हम वॉच आउट जरूर कर रहे हैं। 100 अंकों की बढ़त के साथ 24,796 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस इस वक्त खुलते हुए मजबूती की चाल गिफ्ट निफ्टी की तरफ से तो नजर आ रही है। शुक्रवार के सेशन की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैलेंजिंग था फ्राइडे सेशन, लगभग बेंचमार्क्स के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, चाहे इंडिसेस हो, सेक्टर्स हो या स्टॉक्स हो, फ्राइडे सेशन में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स डाउनसाइड देखी है। लेकिन आज का सत्र कैसा रहेगा इस पर नजर है और शुरुआत हम जैसे हर रोज करते हैं विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं।
एशियाई बाजार से अभिषेक मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं और अमेरिकी बाजार की फ्राइडे की क्लोजिंग को देखते हुए आज के सत्र में विदेशी बाजार से ऐसा नहीं कहेंगे कि कमजोरी है, लेकिन कोई खास बढ़त भी नहीं है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन में तो 100 अंकों की तेजी आप देख पा रहे हैं हम। मानसी देखिए, थोड़े मिले जुले संकेत हैं। अगर आप एशिया को अमेरिका को दोनों को क्लब करके देखेंगे तो संकेत थोड़े से मिले जुले आएंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वहां से संकेत अच्छे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, 3 सत्र की गिरावट हो चुकी थी डाउ जोन्स में और नैस्डैक में, लेकिन शुक्रवार को डाउ में करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी हमने देखी और नैस्डैक की जो बढ़त रही वो रही करीब 100 अंकों की, 99 अंकों की बढ़त हमने देखी है। वजह ये रही कि अगस्त में जो पीसी महंगाई दर यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं उसमें सालाना आधार पर 2.7% की बढ़त है। अगस्त में ये 2.7% की रीडिंग आई है, हालांकि अनुमान के मुताबिक है। अगर हम कोर पीसी की बात करें तो ये आया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जुलाई अगर आप जुलाई की रीडिंग के हिसाब से देखेंगे तो 2.9% पर है। और यूएस में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स आया है वो आया है 55.1% पर, 55.1 पर, और ये थोड़ा सा नीचे है 55.4 के मुकाबले। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे ये आंकड़ा है, तो ये आंकड़े ठीक ठाक हैं। और देखिए इस महंगाई दर के आंकड़े पर यूएस फेड की नजर रही होगी। और नजर क्यों रही कि मान लीजिए अगर महंगाई में ज्यादा हम स्पाइक देखते अगर, तो कहीं ना कहीं आगे दरों में कटौती को लेकर एक तनाव की स्थिति बनती कि दरें घटाएं ना घटाएं, एक कशमकश चलती। लेकिन अभी चीजें क्लियर हो गई हैं कि अमेरिका में दरें आगे भी घटेंगी और बात की जा रही है कि इस साल में यूएस फेड के दरों में 0.25% के 2 रेट कट आएंगे। तो उस उम्मीद में अमेरिकी बाजारों में तेजी हमने देखी है। हालांकि पिछले हफ्ते अगर हम पूरे हफ्ते की चाल देखेंगे तो डाउ जोन्स हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, नैस्डैक में करीब 0.25% की गिरावट रही, S&P 500 की बात करें वहां पर 0.25% के आसपास की नरमी रही। ये पूरे हफ्ते की चाल ऐसी रही है। एशिया से संकेतों की बात करें, निकेई में लगातार हम दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं, करीब 300 अंक नीचे है। लेकिन हैंगसेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है, हैंगसेंग ने शुरुआत अच्छी की है, करीब 300 अंक ऊपर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। चीन का बाजार सपाट है, लेकिन कोरिया के कोस्पी में भी करीब 1.25% के आसपास की तेजी है। तो वहां से माहौल मेजॉरिटी जो बाजार हैं वो आपको मजबूती ही दिखाएंगे। अन्य संकेतों की बात करें, सोने में फिर से हमने चमक बढ़ती हुई देखी है, क्योंकि अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद फिर से बढ़ गई है और भाव जो निकल गए हैं रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही, $3810 के आसपास के भाव आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रूस पर यूक्रेन ने जो ड्रोन हमला किया था, उस ड्रोन हमले के चलते सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं। और ब्रेंट का जो भाव है वो हम देख रहे हैं कि $69.5 प्रति बैरल के आसपास के भाव है। कोई ज्यादा कोई चेंजेस वहां पर वैसे है नहीं। 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें 4.16, कुछ खास चेंज नहीं है। 4.14 से अब ये 4.16 के रीडिंग आई है। डॉलर इंडेक्स की बात करें 97.97, 98 के आसपास के हैं। तो थोड़ी सी अगर हमने लोअर लेवल से मजबूती देखी है डॉलर इंडेक्स में, लेकिन अभी भी काफी हद तक अपने रेंज में ही है। अब ये गिफ्ट निफ्टी संकेत मानसी दे तो रहा है कि 103 अंक ऊपर खुलेगा, लेकिन ये क्यों आ रहा है? क्या लगातार गिरावट के बाद ये बाउंस बैक है, एक डेड कैट बाउंस है? क्या ये सस्टेन कर पाएगा? इसको लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी बाकी चीजें बदल गई हैं। टैरिफ को लेकर वो चिंताएं कायम हैं। हार्वर्ड लुटने का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भारत को और ब्राजील को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर अमेरिका के साथ अगर व्यापारिक संबंधों को बहाल करना है या फिर उसको बेहतर बनाना है तो उनको अपने बाजार खोलने पड़ेंगे, ये कहा है। बाकी एफआईज की बिकवाली लगातार देख ही रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये गैप जो दे रहा है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब मे भी हो सकता है कि गैप के साथ खुलने के बाद बाजार नीचे भी आए, तो थोड़ा सा संभल के आज रहना चाहिए। वैसे लगातार 6 दिन की गिरावट में निफ्टी करीब 3% गिर चुका है। पिछला हफ्ता जो रहा है ये 7 महीने का सबसे कमजोर हफ्ता रहा है। तो थोड़ी सावधानी मुझे लगता है कि ओपनिंग पर आज के सत्र में बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल सावधानी के साथ आज ओपनिंग देखेंगे। और भारतीय बाजार के लिए भले ही गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस में मजबूती है, लेकिन विदेशी बाजार के ओवरऑल संकेत जो कि मिले जुले हैं, इस पर हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। और इनफैक्ट इवेंट स्पेसिफिक हफ्ता होने वाला है। ट्रिगर वाइज, इवेंट वाइज अगर आप देखें, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी स्लेटेड है इसी हफ्ते। इनफैक्ट आज से ही आरबीआई की 3 दिवसीय एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भी शुरू हो जाएगी और बुधवार को ब्याज दरों पर फैसला आएगा। हालांकि मेजॉरिटी जब हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, ऑलमोस्ट 74% जानकार का ये मानना है कि रेट कट नहीं होगा इस बार। ये अनुमान आता हुआ जरूर दिखा है। इस पर आगे विस्तार से आपको बातचीत बताएंगे भी और डिटेल रिसर्च भी
बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये इवेंट स्पेसिफिक हफ्ता भी है और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले हमें वॉच आउट करना होगा निफ्टी और साथ साथ बैंक निफ्टी की तरफ किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते नजर आते हैं। लेकिन चलिए अब फिर भारतीय बाजार के लिए, जहां विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले हैं, तो फिर हमारे लिए आज सुबह सुबह तस्वीर कैसी नजर आ सकती है, समझते हैं। एडिटर्स टेक में ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ग्लोबल फ्रंट पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड ल्यूटनिक का भारत और अमेरिकी संबंधों को लेकर जो बयान आया है उसे कैसे देखना चाहिए, वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिया और यूएस ट्रेड जो है वो उसमें डिस्कशन काफ़ी चालू है और हम जो देख रहे हैं ये कि अभी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आके गए हैं और अभी जो बातचीत हो रही है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो रही है। सो इसमें आगे जाके उम्मीद ये है कि बाय नवंबर इस पे कुछ रेजोल्यूशन आएगा। और उनके कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक का जो आज बयान आया है वो बेसिकली एक तरह से उनको इंडिया को बता रहा है कि भाई आपका जो रिएक्शन है वो आपको सही करना पड़ेगा। और इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो कल जब जयशंकर जी ने यूएन में अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने वेरी क्लियरली कहा था कि इंडिया अपने ऑल्टरनेटिव्स हमेशा रखेगा, इंडिया डी रिस्क करने की कोशिश करेगा अपने ट्रेड को। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है और किसी एक मुल्क या किसी एक रीजन के से डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। और यही जो है वो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर भी बोल रहे हैं। और उसका जो जवाब है वो कॉमर्स सेक्रेटरी जो लुटनिक है उन्होंने कहा कि इंडिया और ब्राज़ील को अपना जो रिएक्शन है वो सही रखना चाहिए, परफेक्ट रिएक्शन को बदलना चाहिए या सही रखना चाहिए जिस तरह से उन्होंने कहा है। तो ये एक ट्रेड नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, दोनों तरफ से हो रहा है ये। और ये इतना ख़राब नहीं है, ये बेसिकली नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है और उसको उसी तरह से देखना चाहिए। सजी सर, गुड मॉर्निंग। FIDIs के आंकड़ों से क्या रीडिंग है, क्या संकेत मिल रहे हैं और जो ओवरऑल सेटअप है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है बाजार का? देखिए, हमारा निफ्टी जो है 24,654 पे जाके बंद हुआ। फ्राइडे को 1% के आसपास गिरा वो। एंड उसमें जो गिरावट आई थी वो आईटी स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक स्टॉक्स, इन सब की वजह से आई थी। उसमें हमने आईटी को देखा कि 2% से ज़्यादा गिरा था। और फंड फ्लोज अगर हम देखें तो फ्राइडे को FIs नेट सेलर्स रहे हैं 5,687 करोड़ के, DIs बायर्स रहे हैं नियरली 5,000 करोड़ के। बट पूरे हफ्ते का अगर हम देखें लास्ट वीक का तो लगभग 19,200 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है फ्राइडे में FI में, और लगभग 19,500 करोड़ का नेट बाइंग हुआ है DI में। ये बेसिकली ये दर्शाता है कि जो सेलिंग हो रही है वो जो एक्टिव फंड्स हैं, फॉरेन फंड्स जो हैं वो बेच रहे हैं और DIs उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। ये ऑब्जॉर्प्शन जो है हमारे यहाँ पर अगर हम अपने मार्केट को देखें तो जो फंड्स आ रहे हैं वो फंड्स न्यू इक्विटी या न्यू बाइंग में नहीं जा रहे हैं, वो एक्टिव फंड्स बेच रहे हैं और अपनी ETFs जो हैं, जितने भी फॉरेन ETFs जो हैं हम जिनको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जहाँ पर है, या इंडेक्स फंड्स हैं, वो अपनी पोजीशन बनाए रखे हुए हैं। तो वही एक कारण है कि मार्केट थोड़ा सा दबाव में है। और आज पिछले हफ्ते तो काफ़ी दबाव में था क्योंकि फार्मा की नेगेटिव न्यूज़ थी और आईटी की नेगेटिव न्यूज़ थी, उसको चलते हुए काफ़ी प्रेशर है फार्मा और आईटी के ऊपर। और इस हफ्ते भी हम देखेंगे कि ट्यूसडे को जो है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज और कल में हम थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी और देखेंगे यहाँ पर। सपोर्ट देखा जाए तो 24,500 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 25,000 पे रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। तो मार्केट का रेंज जो है इस हफ्ते 24,500 और 25,000 के बीच में रहने वाला है, अनलेस अनटिल कोई मेजर इवेंट आता है जो इसको आइदर ऊपर पुश करे या इसको नीचे ले जाए।
एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। लेवल बेस कामकाज ये पूरे हफ्ते होता दिखेगा। यस, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है और साथ साथ क्रेडिट पॉलिसी का भी इवेंट है। तो इन तमाम इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए रेंजेस पर खास तौर से फोकस करना चाहिए। लेकिन सजीद सर, एफएनओ के आंकड़े, डेरिवेटिव की पोजिशनिंग कैसी नज़र आ रही है, और साथ साथ आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी हमने देखा कि पुट अनवाइंडिंग हुई थी फ्राइडे को, और कॉल राइटिंग जो हो रही थी वो अगर हम देखें तो 24,800 और 24,800 24,900 में हो रही है, विच इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। हमने देखा निफ्टी जो है 24,650 के आसपास बंद हुआ। ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से ये एक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस में जैसे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि आपका बैंड क्या रहने वाला है ट्रेडिंग का। 24,500 पे एक आपको सपोर्ट आने की उम्मीद दिख रही है, और 25,000 में कॉल इतने बिल्डअप हुए हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस आने की दिख रही है। और कल जो है वो आपका निफ्टी का एक्सपायरी भी है जैसे मैंने कहा, तो उसमें वो वॉलीटिलिटी रहेगी रहेगी। अगले 2 दिन इस हफ्ते जो है, 1 अक्टूबर 1 को एमपीसी की पॉलिसी भी है। तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते बैंक्स में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। अगर हम देखें कि बैंक्स कैसे परफॉर्म किए, तो लगभग 2% गिरे थे लास्ट वीक बैंक्स। निफ्टी आईटी को सबसे ज़्यादा ख़राब रहा, नियरली 7.8%, फिर रियलिटी 6%, फार्मा 5.2% और डिफेंस जो था 4%। ये सब की इंडाइसेस थे जो मूव कर रहे थे, और वही चीज़ एक्टिविटी हम एफनो में भी देख रहे हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको देखने को मिली ये है कि ये जो लास्ट 3 या 4 दिन में रोल ओवर होता है, उसके वजह से हमने देखा कि निफ्टी बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी बड़ा है। वो अगर हम देखें उसको, तो लगभग 2,900 करोड़ 2,000 करोड़ से निफ्टी बैंक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और निफ्टी का लोन जो है 2,900 करोड़ के बढ़ा है। वो ये भी वेडनेसडे से लेकर अब तक, मतलब थर्सडे फ्राइडे में ये इतना इंक्रीज़ हुआ है इन दोनों का, कि हमको दिख रहा है कि काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पर बिल्डअप हो रही हैं। एफपीआई को अगर हम देखें कि कैसे किया था उन्होंने फ्राइडे को, लगभग नेट शॉर्ट रहे 3,300 करोड़ के आसपास। निफ्टी बैंक में शॉर्ट रहे 160 करोड़ के आसपास, और अगर लॉन्ग पोजीशन देखें तो वो घट गए थे 15% के आसपास, जो चले गए थे वो अभी 14.3% हो गए हैं। तो एक शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। बट मेरा ये अनुमान है कि क्योंकि आज के डेट में निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो रोल ओवर हुआ है वो लगभग 50% के आसपास है, और नॉर्मली एक्सपायरी के दिन आज और कल में वो 65-70% तक चले जाता है। तो हमको थोड़ी बहुत कवरिंग देखने को मिलेगी। वो किस हद तक ऊपर ले जा सकती है हमको वो देखना बाकी है। बट सपोर्ट जो है आज के डेट में निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 24,500 का रहेगा। तो जी सर, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल्स देने के लिए और गाइड करने के लिए कि बाजार में आज के सत्र में रणनीति क्या होनी चाहिए, और जो बाजार के अंदर के जो आंकड़े हैं जिन पर आमतौर पर नज़र नहीं जा पाती है दर्शकों की या फिर एक आम ट्रेडर की, वो सारी की सारी आप खोज के लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फिर मुलाकात होगी आपसे। लेकिन चलते आगे बढ़ते हैं। वहाँ से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया और हमने देखा कि ऑटो कंपनीज की तरफ से बहुत ही शानदार बिक्री के आंकड़े आए। मारुति ने भी लेटेस्ट अपना डेटा दिया कि औसतन हर दिन उन्होंने 18,000 गाड़ियां बेची हैं। जरा बताइए कि इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद किस तरह के और डेटा हैं, क्या कुछ हुआ है जीएसटी रिडक्शन के बाद? बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेकअवेज हैं, और जीएसटी कटौती का नवरात्रि धमाका इसे हम कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा अब लोगों के हाथ में है, और जो प्लान्स शॉपिंग को लेकर कंज्यूमर्स करके चल रहे थे, काफ़ी हद तक अगर आप एक बार जाकर सर्च भी करेंगे तो एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑटोमोबाइल इन पर्टिकुलर गाड़ियों के दाम जो हैं, उसमें विजिबल डिफरेंस आप देख भी पाएंगे। और आंकड़ों की ही अगर बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नवरात्रि के पहले 5 दिन में कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे करीब 4,37,638 गाड़ियों की बिक्री हुई है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कल इनफैक्ट हम इस पर रिसर्च भी कर रहे थे और देख भी रहे थे कि विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है। और जब
अच्छा खासा 4-5 लाख का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो जो प्लान करके चल रहे थे कंज्यूमर्स कि अच्छा इस फेस्टिवल में अगर स्कीम्स मिल जाएं तो फिर ये खरीदारी करेंगे या ये ऑटोमोबाइल पर खरीदारी के बड़े प्लान्स बनाकर चल रहे थे, तो इतने बड़े विजिबल डिफरेंस की वजह से वो अपनी वो बाइंग कर पा रहे हैं और इसी वजह से इतना बड़ा आंकड़ा भी हम देख रहे हैं। पहले 5 दिन में सालाना आधार पर बिक्री में करीब 15% का उछाल देखने को मिला है। माना भी जाता है शगुन के तौर पर भी जब गाड़ियों की या किसी भी तरह के वाहन की खरीदारी करनी होती है तो नवरात्रि के त्योहार को या नवरात्रि के दिनों में ये खरीदारी करना पसंद भी करते हैं और इसी वजह से बिक्री में हम देख रहे हैं इजाफा और उस पर ये बूस्टअप भी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का तो क्लियरली फायदा है कंज्यूमर्स के लिए और इस फायदे का पूरा लाभ उठाते हुए कंज्यूमर्स सितंबर के लिए फाड़ा का आउटलुक अगर देखें, पितृपक्ष और साथ ही जीएसटी कटौती की खबर से महीने की शुरुआत में बिक्री जरूर सुस्त थी। वो समय होता है जब खरीदारी नहीं ज्यादा करते हैं, लेकिन तब भी इंक्वायरीज काफी हद तक होती दिख रही थी और सितंबर के आखिरी में जीएसटी कटौती लागू होने से फेस्टिव मांग में काफी हद तक सीधे तौर पर मजबूती आई, जो कि एंटिसिपेट भी कर रहे थे। 15 अगस्त से ही ये जब न्यूज आई थी तब से लेकर सभी ये बात कर भी रहे थे कि हो सकता है कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद जैसे ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी तो फिर ये अपमूव जो है डिमांड में बढ़त जो है दिखेगी, लेकिन इंक्वायरीज उसके पहले से ही बढ़ती हुई नजर आई थी और त्योहारी ऑफर्स का भी फायदा उठाने के लिए बुकिंग्स में काफी हद तक बढ़ोतरी है। सितंबर महीने से मजबूत ग्रोथ साइकिल शुरू होने की उम्मीद थी और वो नजर भी आ रही है और यहाँ से आगे अब दिवाली तक चलती भी रहेगी और हर सेगमेंट के डीलर्स को त्योहारों में ऐसे बम्पर बिक्री का अनुमान था। सो क्लियरली ये नवरात्रि या फेस्टिवल धूम है जो कि इस वक्त नज़र आ रही है और फेस्टिविटीज से भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का तोहफा है ये काफ़ी हद तक पसंद आया है ग्राहकों को। फेस्टिव डिमांड तो होती है लेकिन ये बूस्ट कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा ये काम कर रहा है। सो क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस है, कंजम्पशन का पूरा खेमा है जो कि यहाँ से वर्कआउट करता दिखेगा। इस पर हमारी नज़र भी है और ऑटो सेक्टर पर लगातार हमारे एक्सपर्ट से टेक भी लेते रहे हैं हम। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ और भी ढेर सारी खबरें हैं। शुक्रवार को बाजार बंद होने से लेकर अब तक एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें, उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज अब आपको बताते हैं। हर रोज की तरह मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं खबरों वाले शेयर्स और थीम्स कौन सी हैं आज आपके फोकस रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले ऑफकोर्स एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है कि एचयूएल पहली बार अब एक ऑपरेटिंग अपडेट निकाला है और उन्होंने कहा है कि Q2 ग्रोथ में जो है नियर फ्लैट या लो सिंगल डिजिट इम्पैक्ट रहेगा। अब इसका कारण यही है कि जो जीएसटी की बेनिफिट्स है उसको आने में थोड़ी डिले हो रही, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स देखने मिल रहा है अक्रॉस द इकोसिस्टम, उसके कारण एक हिट जो है कंपनी के पीएनएल में आ सकता है। और याद रखिए यहाँ पे सितंबर सेल्स की जो इम्पैक्ट होगी वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के डेफिनेशन में आएगा और ये अक्टूबर में भी देखने मिल सकता है स्पिल ओवर, तो इसके कारण जो है ये नेगेटिव रहेगा और ऑफकोर्स एफएमसी स्टॉक्स पे भी थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। टाटा मोटर्स के लिए 3-4 अहम खबर है, एक साथ मैं बताता हूँ आपको। बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं शैलेश चंद्र को एज एन MD CEO अगले 3 साल के लिए और PV बालाजी वो जो है CFO बन जाएंगे JLR के। यूके गवर्नमेंट ने भी बैक कर दिया है कंपनी को, लगभग £1.5 बिलियन का जो है आप कह सकते हैं गारंटी दे रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री। जिस तरह जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आए हैं वहाँ पे जो है नज़र रहेगी और कुछ फेज्ड जगह से जो रीस्टार्ट ऑपरेशन भी कुछ जगह से देखने मिल रहे हैं, तो नेट बहुत पॉजिटिव रिएक्शन जो है टाटा मोटर्स में आपको देखने मिल सकता है। वही सेगल इंडिया की बात करें तो लास्ट वीक 509 करोड़ का तो ऑर्डर इनको मिला ही, इसके अलावा 900 करोड़ रुपए का एक हैम प्रोजेक्ट जो है इंफ्रा की पंजाब में वो भी देखने मिली है और यहाँ पे देखा जाए तो इनको अपॉइंटेड डेट मिला है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 1000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिसका नाम है आपके आंध्र प्रदेश में। BML ट्राईपार्टाइट MOU साइन करेंगे भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स के साथ और यहाँ पे देखिए तो एक्मे प्रोजेक्ट की जो है एक अहम डिफेंस डील होने वाली है, तो BML पे भी आप ज़रूर नज़र रखें। स्मॉल कैप कंपनी इंटरैक्ट बिल्डिंग पे भी नज़र रखें, यहाँ पे जो है नई प्लांट डाल रहे हैं आंध्र प्रदेश में, नई फैसिलिटी जो है 25,000 मिलियन टन्स की रहने वाली है। प्रोडक्शन शुरू होगा दूसरा तिमाही वित्त साल 2027 में। वही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो फंड्स रेज करने की जो है बात चल रही है और इक्विटी के जरिए ये होगा और 1 अक्टूबर को ये अहम बोर्ड मीट होगा। बास्कन इंजीनियर्स यहाँ पे 5 साल के MOU साइन किया अदानी इंफ्रा के साथ, तो एग्जीक्यूशन पार्टनर रहेंगे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स के लिए। वही डॉलर इंडस्ट्रीज पे भी नज़र रखिएगा, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। प्रपोज मर्जर जो 9 प्रमोटर रिलेटेड कंपनीज है वो एक लिस्टेड एंटिटी में आएगी, तो वैल्यू अनलॉकिंग आपको होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं डॉलर इंडस्ट्रीज में देखने मिल सकता है। और स्टॉक और पूरे हज़ारी स्टॉक्स में पिटाई ऑलरेडी हमने देखा है, एक साल में सब 30 से 40% स्टॉक्स गिरे, तो यहाँ पे बड़ी अपमूव आ सकती है।
और एक और स्टॉक है जहाँ पे बड़ा मूव गैप अप देखने मिल सकता है, वो है OneSource Pharma। यहाँ पे $2.7 बिलियन की एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन का अप्रूवल आया है। स्टेरिसाइंस के यूरोपियन CDMO बिजनेस खरीदेंगे और ब्रुक्स की स्टेरिसाइंस इंडिया के एंटी इन्फेक्टिव बिजनेस को भी खरीदा जाएगा। अब वित्त साल 28 का जो गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, 500 मिलियन प्लस रेवेन्यू रहेगा, 40% EBITDA मार्जिन का टारगेट है। और इसके कारण जो है कंपनी खुद कह रही है प्रेजेंटेशन में कि 16 से 18% जो है सस्ती कंपनी है करंट स्ट्रक्चरिंग के बाद। इसका मतलब कि अगर कैचअप होता है तो यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपनिंग आपको OneSource स्पेशलिटी में देखने मिल सकता है। चलिए, तो बिल्कुल ये ढेर सारी खबरें और इन तमाम खबरों पर फोकस हमें रखना चाहिए। इनफैक्ट क्वार्टरली अपडेट्स भी अब आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, बिकॉज रिजल्ट सीजन अंडरवे है और नतीजों से ठीक पहले क्वार्टरली अपडेट्स एक एक कराना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खबरें और थीम्स की अगर बात करें, FMCG पर खास तौर से फोकस रखिएगा ज़रूर। कंजम्पशन जो है वो लगातार यहाँ से आगे वर्कआउट करता हुआ दिखेगा और FMCG के साथ साथ ऑटोमोबाइल की लगातार हम बात भी कर रहे हैं, इस पर भी नज़र आपको रखनी चाहिए। HUL दूसरी तिमाही में सपाट ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रही है। हमारे खबरों वाले शेयर में से हमने एडअप किया है और इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स और PG इलेक्ट्रोप्लास, BML जैसी कंपनियां हैं जो कि खबरों के दम पर आज फोकस रेडार पर रहेंगी। लेकिन चलिए, इसके साथ ही आज के लिए फिर रणनीति और ट्रेडिंग आइडियाज़ पर अब रुक करते हैं। देखिए, हमने आपको ग्लोबल सेटअप समझाया, इसके साथ साथ भारतीय बाजार के लिए रणनीति और स्ट्रैटेजी इंडेक्स वाइज क्या होनी चाहिए बताई और ढेर सारी खबरें बताई। अब जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से, उनसे समझते हैं कि उनके फोकस रेडार पर क्या है। मेरा एसेट शेयर खान के सौमिल मेहताब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमिल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत बाजार पर आपके आउटलुक से करते हैं, बताएं क्या कुछ आपके फोकस रेडार पर नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो मंथली एक्सपायरी और दूसरा क्रेडिट पॉलिसी। Good morning to everyone. Yes, Abhi, next I think a couple of weeks are going to be very important. यहाँ पर जो ट्रेंड अभी बन रहा है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड है। नीचे की तरफ मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी रुक करेगा, बिकॉज मार्केट्स 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर स्विंग लोज, वीकली स्विंग लोज नीचे टूटे हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी का भी, वहां पर अराउंड 25,500 25,400 से हमने कपल ऑफ टाइम्स वहां पर रेजिस्टेंस लेकिन नीचे की तरफ रुक गया। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट नीचे की तरफ होगा 24,300 24,400। अगर वहां पर हम सस्टेन नहीं करते हैं इस बार, क्योंकि दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार होगा कि हम उस लेवल्स तक जाएंगे 24,300 24,400 तक, और अगर वहां पे सस्टेन नहीं होता है तो द नेक्स्ट लेवल वुड बी अराउंड 24,000 लेवल्स। तो 24,000 लेवल्स मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा इन द मीडियम टर्म आउटलुक। इन द शॉर्ट टर्म यस, थोड़ा सा बाउंस आ सकता है 20 डेली मूविंग एवरेज तक या 24,800 तक, जो एक बहुत ही क्रूशियल पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस हो गया है। तो 24,800 वुड बी अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस समय 24,800 के ऊपर जाएगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे और पहला टारगेट 24,400 का रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सो ओवरऑल बायस नेगेटिव है, व्यू नेगेटिव है इन द शॉर्ट टर्म फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। बैंक निफ्टी में भी मैं समझता हूं कि जो पहला टारगेट होगा वो 54,100 होगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और दूसरा टारगेट जहां से हमने कुछ हफ्ते पहले एक बाउंस लिया था 53,500 53,600, ये एक सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है कि वहां तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। तो व्यू नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे। तीन सेक्टर्स जो मुझे खराब लग रहे हैं, IT, फार्मा एंड रियल एस्टेट, ये तीनों से थोड़ा सा दूर है। और इनफैक्ट इवन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी नेगेटिविटी लार्ज कैप स्टॉक्स में दिखाई दे रही है, तो उससे भी थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच लें। ठीक है, ये सोमिल जी ने सही कहा कि IT, फार्मा, रियल एस्टेट को लेकर आपको कॉशियस रहना है। और पिछले हफ्ते हमने देखा भी कि जो गिरावट आई है इनमें बहुत ज़्यादा सीवियर आई है। अगर आप लगातार फॉल की बात करें तो स्ट्रेट फॉल हो गया है IT में करीब 7% के आसपास की, फार्मा में करीब 8% की, रियल एस्टेट की भी वही स्थिति है। और व्यू जो है वो नेगेटिव है। 24,000 के लेवल पर आप नजर रखिए निफ्टी में।
उसके पहले हम देखेंगे क्या 24,347 जहां तक निफ्टी गिर के एक बाउंस लेके ऊपर आया था, क्या वहां फिर से रुकेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से 54,000 के नीचे जाने का पूरा रिस्क बना हुआ है। 53,500-600 एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और जो सबसे क्रूशियल चीज कही है सोमिल जी ने, और ये बार बार बाजार में हो रहा है कि कई बार हम जिन सपोर्ट्स की बात करते हैं कि अच्छा यहां तक बाजार शायद आके रुके, बाद में वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाते हैं। और ये नेचर बाजार का है, पिछले अगर आप 3-4-5 महीने में देखेंगे तो इस तरह का हमने ये चीज बार बार होती हुई देखी है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी होगी, बहुत ही क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर शब्दों में आपको सोमिल ने आपको गाइड कर दिया है। सोमिल जी गुड मॉर्निंग। अपने जरा स्टॉक्स बता दीजिए आप कि आज शेयरों में आपका कन्विक्शन कहां पर है। आप अगर नेगेटिव हैं तो क्या सेल साइड के भी ट्रेड्स हैं आपके पास? बिल्कुल। आईटी सबसे वीक सेक्टर है जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट इवन लार्ज कैप जो स्टॉक्स है वो 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फिर से रुक गए हैं। और जहां पर भी कंसोलिडेशन हुआ है वो सारे कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटे हैं। तो एक मिड कैप आईटी स्टॉक है केपीआईटी। ये केपीआईटी स्टॉक जो है उसके अंदर मुझे लगता है कि एक फ्लैट पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 1260 के आसपास। और नीचे में मुझे लगता है कि जो टारगेट्स बनते हैं वो 1120 के बनते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक होगा ऑन द सेल साइड। दूसरा स्टॉक होगा वोल्टास। वोल्टास भी बहुत समय से एक कंसोलिडेशन में था, एक साइडवेज पैटर्न में है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़े लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मीडियम टर्म में भी ये डाउन ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म में हमने एक बाउंस देखा था इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन फिर से ये नीचे की तरफ लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही कॉशियस व्यू रखें फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर मीडियम टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी। ऊपर में वोल्टास में जो स्टॉप लॉस रखना है फॉर शॉर्ट टर्म वो 1390 के आसपास रखना है। और नीचे में मुझे लगता है कि टारगेट्स अराउंड 1270 1250 के आसपास के टारगेट्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपके लिए स्टॉक्स होगी सोमिल जी की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर व्यू लेना शुरू करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी लगाने जा रही है और नई यूनिट के लिए 50 एकड़ जमीन खरीदी है, 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये जो शेयर है लगातार हम गिरावट का शिकार होते हुए देख रहे हैं। 650 रुपए का भाव था और गिरते गिरते 515 रुपए के नीचे आ गया है ये शेयर लगातार 5 सत्र में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो सकता है सोमिल जी कि आज इस खबर के दम पर थोड़े गैप के साथ खुले। क्या आपका व्यू होगा, क्या इसमें बाइंग करनी है या फिर अवॉइड करना है क्योंकि लगातार गिर रहा है शेयर? ये एक डाउन ट्रेंड में है। इट इज डेफिनेटली वीकली में देखिए, मंथली में देखिए, सारे स्विंग लोज नीचे में टूटे हैं। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सो डेफिनेटली इन अ डाउन ट्रेंड यहाँ पर मैं डेफिनेटली अवॉइड करने की सलाह दूंगा। यहाँ पर बाइंग तो डेफिनेटली नहीं करनी है। नीचे में मुझे लगता है जो प्रीवियस स्विंग लोज थे 463 के आसपास वो रीटेस्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर वहां पे सस्टेन इस बार नहीं करता है तो 400 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली अवॉइड। अगर किसी के पास है तो ये एक एग्जिट बनता है इस समय ही, क्योंकि 400 जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बन गए हैं इस बार। ऑलराइट, सो एग्जिट की यहाँ पर राय आपको मिलती हुई और 514 के लेवल से फर्दर डाउनसाइड करीब 5% की गिरावट हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखी थी। आज बाजार खुलने के साथ स्टॉक पर नजर रखेंगे और आईटी प्लेयर्स में मिड कैप आईटी पर सोमिल मेहता का फोकस है और उनकी तरफ से जो स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक आई है वो भी आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पर लगातार बातचीत और सोमिल के मार्केट के आउटलुक पर तो बातचीत हम कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालती है ओवरऑल मार्केट्स पर। तो आइए आज ब्रोकरेजेस के फ्रंट पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी जान लेते हैं। बताने के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग सृष्टि, बताएं ब्रोकरेजेस के रेडार पर आज कौन से शेयर्स हैं?
गुड मॉर्निंग मानसी। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज ब्रोकरेजेस रिपोर्ट के दम पर नजर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्मे सोलार की, क्योंकि यहां पर नवामा की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है वो 360 रुपए के दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक्मे जो कि L1 जो बिडिंग के लिए घोषित हुआ है, डिक्लेयर किया है इसने L1 की बिडिंग के लिए। इन्होंने एक प्रोजेक्ट जीता है जहां पर ये वैल्यू एक्रेटिव प्रोजेक्ट माना जा रहा है और साथ ही साथ उनका कहना है कि आने वाले समय में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी कंपनी, उससे जो है कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। तो एक्मे सोलार पर पॉजिटिव रिपोर्ट आप देखिए 360 रुपए का नवामा यहाँ पे टारगेट दे रही है। साथ ही साथ जिंदाल स्टील पे नवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1193 से लक्ष्य बढ़ा के अब 1426 के दे रहे हैं। यहाँ पर जो कंपनी ने कई सारी नए प्लान की कमीशनिंग की है, आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ की विजिबिलिटी है और साथ ही साथ अगर देखें तो कर्ज भी जो है कंपनी लगातार कम कर रही है और जो दूसरी तिमाही है इस फाइनेंशियल ईयर की, हालांकि वो थोड़ी सी कमजोर जरूर रह सकती है, बट उसके आगे का आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव बता रहे हैं। साथ ही साथ आज कई सारे ऑटो काउंटर्स पे जो है नजर रहेगी, क्योंकि देखिए अगर नवरात्रि के पहले 5 से 6 दिन की बिक्री देखे तो ओवरऑल यहाँ पे 15 से 16% का जंप आते हुए दिखा है। ये नोवामा ने हाईलाइट जरूर किया है कि कौन से ऐसे काउंटर्स है जो अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें उनकी जो पसंदीदा पिक है वो आइशर मोटर्स, जहां पर होल्ड की रेटिंग हालांकि बरकरार है, 6900 के टारगेट्स दे रहे हैं। पर टीवीएस मोटर्स पे देखिए खरीदारी की राय बरकरार है, 4100 के लक्ष्य बता रहे हैं। एमएनएम पे भी खरीदारी की राय के साथ 4200 के लक्ष्य। मारुति पे बाई की रेटिंग बरकरार, 18200 के टारगेट्स और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प 6200 के लक्ष्य, यहां पर भी वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। और आखिरी में आज महानगर गैस पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ उन्होंने जो लक्ष्य है वो 1700 के दिए हैं। उनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, आगे चल के मार्जिन्स में और भी सुधार हो सकता है और FY 25 से 27 के बीच में बात करें तो साल दर साल 9% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद और EBITDA मार्जिन में भी एक सुधार की वो उम्मीद जता रहे हैं। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जिन पे आज नजर रहेगी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रशांत सावंत है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मार्केट में इस वक्त आज सुबह अगर आप देखें मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से हैं और शुक्रवार को भारतीय बाजार की वॉलेटाइल क्लोजिंग हमने देखी है। ये तमाम को मद्देनजर रखते हुए ये हफ्ता इवेंट और ट्रिगर स्पेसिफिक भी है। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स की चाल को और ट्रेडिंग आइडियाज से इनफैक्ट शुरू करते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? जी गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो 2 स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेंगे, अगर हम देखें तो एक सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वो ऑटो सेक्टर है। और यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द वीकनेस लास्ट वीक। तो अशोक लीलैंड को अगर देखें करीबन 141 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे 138 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 150, 152 के आसपास। नेक्स्ट पिक भी मेरा सिमिलर पैटर्न होगा, जो थोड़ा सा लास्ट वीक कूल ऑफ हुआ है और अच्छी डिप आई है, वो होगा SBI। करीबन 855-57 के आसपास 855, 857 स्पॉट लेवल ये क्लोज हुआ था। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट क्लोजिंग बिलो 845, 845 के नीचे क्लोज। और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 875, 875 का। चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस है, खरीदारी के मौके ढूंढते हुए प्रशांत सावंत 875 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पर 845 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 0.5% डाउन ट्रेंड्स हमने देखे थे, 856 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ था। 875 के टारगेट्स जहां से आगे प्रशांत एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। जहां बैंक्स की ही बात चल रही है, सोमल आपसे भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक टेक जानना चाहूंगी। ना महीने के आखिरी कुछ सेशंस बाकी है, सितंबर की अगर बात करें इन पर्टिकुलर, निफ्टी PSU बैंक के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 10% रहे हैं और उसके ठीक सामने निजी क्षेत्र बैंक, प्राइवेट बैंक्स के रिटर्न ऑलमोस्ट 3% देखने को मिले हैं। अब ये कंपैरिजन अमूमन होती आई है, सरकारी बैंक्स का खेमा और निजी बैंक क्षेत्र का खेमा। इसमें आपके आउटलुक्स क्या हैं PSU बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक स्पेसेस एंड इन पर्टिकुलर रीजंस देखें अगर री रेटिंग के PSU बैंक्स के या सर्ज के, कैपिटल कुशन, एसेट क्वालिटी, बॉन्ड पोर्टफोलियो, कुछ तमाम चीज़ें हैं जो कि कुशन देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे स्पेस को?
बैंकिंग साइड में दो दो पार्ट्स हैं, एक पीएसयू एक प्राइवेट। सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली हमने कुछ कुछ हफ्तों से हम कुछ महीनों से इनफैक्ट हमने देखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्टर रोटेशन। अब ये सेक्टर रोटेशन में जब प्राइवेट बैंक्स नीचे जा रही थी, उसी समय अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे ही स्टॉक्स प्राइवेट सेक्टर में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहे थे। उसी टाइम पर कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, जो पीएसयू बैंक्स हैं, वो सारे ही हाई टॉप्स हाई बॉटम बना रहे थे। इनफैक्ट अच्छे कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटे हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स इन द लास्ट 1 मंथ हमें देखने मिले इन स्टॉक्स में। अब ये मैं एक सेक्टर रोटेशन के हिसाब से चल रहा हूं। इनफैक्ट लास्ट मंथ इवन आई वाज वेरी बुलिश ऑन पीएसयू बैंक्स, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक छोटा सा करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है। मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली रिमेन्स पॉजिटिव। मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि एसबीआई में अगर हमने देखा है कि 785 का जो लेग कपल ऑफ मंथ्स पहले शुरू हुआ था, वो 785 ऊपर की तरफ 880 तक गया है। तो अब ये पूरे के पूरे एक वेव का, ये एक लेग का एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है। दैट कुड बी नीचे में 840 तक 830 तक जा सकता है, एंड दैट कुड बी वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड। कैनरा बैंक में भी मेरा सेम आउटलुक है, क्योंकि जब हम पीएसयू बैंक्स को देखते हैं तब मैं छोटे बैंक्स में से कैनरा बैंक डेफिनेटली ट्रैक करता हूं, और इसमें भी बहुत शार्प सेल ऑफ हमने फ्राइडे के दिन देखा है। मुझे लगता है कि ये जो पूरी रैली हुई है, उस रैली का एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली बनता है। दैट इज वेरी हेल्दी इन द मीडियम टर्म आउटलुक। तो नीचे में 114 112 तक कैनरा बैंक भी जा सकता है। सो दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। पीएसयू बैंक में अभी भी मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इसे शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक इसे अवॉइड करें इस समय। नीचे में जब अच्छे पैटर्न्स बनेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स बनेंगे, वहां पर खरीदारी करने के मौके हम ढूंढेंगे रिविजिट कर कर। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक को अवॉइड करने की सलाह है। हमने देखा है कि 0.25% की गिरावट शुक्रवार के सत्र में यानी कि 26 तारीख को दिखी थी। एक छोटी कंपनी है प्रशांत जी, आप पता नहीं उसको ट्राई करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन एक बार जरा चार्ट जरूर चेक कर लीजिए। वो है वेस्कॉन इंजीनियरिंग। 1000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लेकिन एक इन्होंने इंपॉर्टेंट करार किया है अडानी इंफ्रा के साथ 5 साल का, और एग्जीक्यूशन पार्टनर बनेगी। तो ये है कि एक तरह से वेंडर के तौर पर अडानी इंफ्रा के लिए कंपनी ये काम करेगी, तो मे भी आगे के लिए ऑर्डर विजिबिलिटी भी इसके लिए हो जाएगी। वैसे काफ़ी वोलेटाइल रहा है इसका शेयर, लेकिन मार्च के अगर हम निचले स्तर से देखेंगे तो लगभग ये डबल हुआ है। एक वी शेप रिकवरी शेयर में आई है वेस्कॉन में। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को तो ये गिरावट का शिकार हुआ, करीब 5% शेयर टूटा था। तो अभिषेक जी, कैश स्टॉक्स में मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ रहा है, मैं वो सॉर्ट आउट करूंगा। बट जहां तक वेस्कॉन की बात है, जितना इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, जहां तक याद है मुझे, करीबन 2023 के आसपास भी इसकी प्राइस 60-75 के रेंज में ही थी, शायद तभी भी इसके बारे में डिस्कस हुआ था। मुझे लग रहा है ये एक ओवरऑल अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इस स्टॉक के लिए क्लोज बिलो 50-52 जोन एक अहम सपोर्ट है। जब तक ये बरकरार है आप लॉन्ग रह सकते हो, और एक क्योंकि ये कैश स्टॉक है, आप वो हिसाब से एक कंसिडरेट मॉडरेट रिस्क भी ले सकते हो और पोजीशन रख सकते हो। अगर ये 50 के नीचे क्लोज हो जाए तो एग्जिट करने की सलाह होगी। अपसाइड पे जैसे मैंने कहा 70-75 ये रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। ठीक है, वेस्कॉन को लिए ये व्यू है, लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक मुझे भी याद है काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और ये चलता है तो फिर ये जो तेज़ी होती है ना टिक नहीं पाती है। देखते हैं कि इस बार क्या होता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी से इनको इस तरह की पार्टनरशिप इन्होंने की है। टाटा मोटर भी फोकस में रहेगा, और हमने देखा पिछले हफ्ते की ऊपरी स्तरों से गिर के ये करीब करीब 675 रुपये के आसपास के भाव रह गए हैं। कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं, और एक तो ये कि लोन गारंटी दी है यूके की सरकार ने करीब करीब 1.5 बिलियन पाउंड की, और 1 अक्टूबर से शैलेश चंद्र नए एमडी एंड सीईओ होंगे कंपनी के। टाटा मोटर जरा आप सौमिल जी चार्ट चेक कीजिए, ये भी अपने रेंज में ही है। हालांकि ये कि अब
₹650 हम आशंका जता रहे थे कि शायद वहां तक गिरे, लेकिन थोड़ा सा संभला हुआ शेयर जरूर है ये। बिल्कुल, टाटा मोटर्स में बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर आप कंपेयर करें मारुति को, एम&एम को, ये सारे ही एक अप ट्रेंड में हैं। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली चार्ट्स, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग रियली गुड। टाटा मोटर्स में द प्रॉब्लम इज के यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये बहुत समय से नहीं गया है, तो ये इट इज अ क्लियर अंडर परफॉर्मर। यहाँ पर अगर आप देखें फ्राइडे के दिन में, इनफैक्ट इवन थर्सडे को 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था और फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। यहाँ पर मुझे लगता है कि नेगेटिविटी बनी रहेगी। इनफैक्ट इवन शॉर्ट करने के मौके ढूंढ सकते हैं। अराउंड 702 704 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आज अगर ऊपर खुलता है, आई डाउट इट, बट अगर आज ये ऊपर खुलता है तो नीचे की तरफ मुझे लगता है कि 627 के नेक्स्ट टारगेट्स इन द वेरी शॉर्ट टर्म मिल सकते हैं। तो ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है, इसे डेफिनेटली बाय करने की कोशिश ना करें इन द मीडियम टर्म आउटलुक, इन द शॉर्ट टर्म बोथ। चलिए, तो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक व्यू टाटा मोटर्स पर इस वक्त मिलता हुआ, टैक्टफुली इस स्टॉक के साथ कामकाज रखना होगा। 672 के लेवल्स पर करीब 1.5% तक की तेजी है यहाँ पर, और 672 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1.5% की गेंस हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखे थे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जो कि आज खबरों के दम पर फोकस रेडार पर रह सकते हैं। प्रशांत, गोदरेज एग्रोवेट पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। कंपनी एक नॉन बाइंडिंग एमओयू में उतरी है गवर्नमेंट के साथ वर्थ 960 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए। सो साइन किया है एमओयू, नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है और न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते आज भी स्टॉक में एक मजबूती की चाल शायद नजर आए। लास्ट सेशन में हमने 5% की तेजी पर स्टॉक को क्लोज होता देखा था। 720 के लेवल्स पर गोदरेज एग्रोवेट पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी, यहाँ पे पैटर्न वीक है, डेफिनेटली एक वन डे बाउंस आया हुआ है और मुझे लग रहा है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग जिनके पास हो, तो जो लो बना हुआ है स्विंग में 690, इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस फॉलो करना चाहिए। मैं फ्रेश बाय की सलाह देना नहीं चाहूंगा, वेट करूंगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए। 690 का एक स्टॉप लॉस, क्लोज बिलो दिस एग्जिट। नई पोजीशंस के लिए दूर रहने की राय इस वक्त हमें मिलती हुई, लेकिन अगर पोजीशन एग्जिस्टिंग है तो उस पर फोकस ज़रूर करें। पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है गोदरेज एग्रोवेट के लिए। इसके साथ ही थीम्स जहां पर चल रहे हैं सोमल, वैसे देखा जाए तो कई सारे थीम्स हैं और थीम वाइज स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक टेक्निकली तो आपसे हम जानते ही रहेंगे, लेकिन फंडामेंटल नज़रिया, बिकॉज इस वक्त कई सारे थीम्स हैं तो जानना बेहद ज़रूरी है। और जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ, उसी के लिए आप जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और नवरात्रि चल रही हैं, फेस्टिवल धूम तो है ही सर, और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट में, और इस वक्त स्टॉक मार्केट नहीं, मैं बाज़ारों की बात कर रही हूँ, शॉपिंग की बात कर रही हूँ, चहल पहल है। और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का तोहफा पीएम मोदी जी की तरफ से जो मिला है, कंज्यूमर्स काफ़ी हद तक उसे पसंद कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल, इनफैक्ट देखिए कितनी बढ़िया तेज़ी और कितने अच्छे डेटा पॉइंट्स आए हैं। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस सेटअप को आप? धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर दे देता हूं। जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल आपके कार्यक्रम में हम रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो हमारा मानना है मानसी के ये जो उत्साह हमें खपत से जुड़े हुए क्षेत्र में, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो, 15 अगस्त के पश्चात जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कट को लेकर के, तब से हमने ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह वगैरह में तेजी देखी है। जिस प्रकार से शुरुआत के दिनों में, यानी कि पिछले हफ्ते 22, 23, 24 को हमने रुझान देखा ऑटो क्षेत्र में, ये निरंतर ऊपर जाने का पूरा संभावना लग रही है। और इसका कारण 2-3 है। एक तो दाम में कटौती हुई है, वो बड़ा कारण है। दूसरा, काफी सारे नए मॉडल्स आने वाले 3 से 6 महीनों में लॉन्च करेंगे और आने वाले भविष्य में भी करते रहेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट मानसी मेरे ख्याल से अब बहुत ही आकर्षित हो जाएगा ऑटो क्षेत्र के लिए। और महीने दर महीने तो मैं ज्यादा महत्व देता नहीं हूँ आंकड़ों को लेकर के। मेरा मानना है कि तिमाही दर तिमाही अगर आप ज्यादा
ध्यान रखते हैं और वहां पर अगर आप थोड़ा बहुत महत्व देते तो वो ज्यादा सकारात्मक होगा। मेरे मेरे हिसाब से सभी वाहन बनाने वाली कंपनी, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, चौपहिया हो या फिर कमर्शियल या फिर केवल मात्र ईवी बनाने वाली कंपनी, उदाहरण के तौर पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसके अलावा अगर मैं कुछ एक विकल्प 2 व्हीलर 3 व्हीलर में से और एक विकल्प 4 व्हीलर में से देना चाहूं तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर में से मेरे ख्याल से हमें टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा लगता है। बाकी इन्हें कंपनी भी अच्छी लगती है, लेकिन ये पसंदगी की मैं बात कर रहा हूँ निजी तौर पर। और चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा। पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत रुझान नीचे की तरफ था M&M का, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन निवेश लंबी अवधि के लिए साबित हो सकता है M&M। चलिए, तो बिल्कुल ये कुछ पसंदीदा स्क्रिप्ट्स ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिव डिमांड जो है लगातार बढ़ती हुई। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया बाजार पर लगातार आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। नए हफ्ते की दमदार शुरुआत करने जा रहे हैं हम। ये हफ्ता काफ़ी खास इवेंट्स के लिहाज से, और साथ साथ आपको बता दें इस सुबह मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से भारतीय बाजार की वॉलेटाइल क्लोजिंग हमने देखी है, लेकिन कई सारे इवेंट्स और साथ ही फेस्टिव बूस्ट है जो कि लगातार भारतीय बाजार को इम्पैक्ट कर रहा है और वहां से एक्शन है। तो क्या वो इम्पैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में आज जब बाजार खुलेंगे तब नजर आएगी, या फिर डाउनसाइड मूव जो पिछले हफ्ते हमने देखा था वही आगे बढ़ता दिखेगा? इन तमाम पर है हमारी नज़र। और इस वक्त मार्केट के प्री ओपन लेवल्स भी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे ना, सेटल होने देते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से उनका नज़रिया इंडिसेस पर भी जानेंगे, स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ताकि हर घड़ी आपको बाजार पर सही और सटीक राय मिलती दिखे। हमारे साथ इस वक्त पैनल पर सौमिल मेहता है, प्रशांत सावंत हैं और गौरांग शाह है। फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया लगातार हमारे सामने रखते हुए ऑटो सेक्टर पर नजर रखिएगा, और इसी के साथ साथ FMCG का खेमा, कंजम्पशन के पॉकेट्स पर भी खास तौर से नजर। एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर भी यही सेक्टर्स हैं, और साथ साथ कई सारे स्पेसेस जहां पर कंजम्पशन बूस्टअप होता दिख रहा है उस पर 24,673 के लेवल्स इस वक्त आप देख रहे हैं। निफ्टी में प्री ओपन लेवल्स के तर्ज पर अगर आप देखेंगे, लेकिन इन लेवल्स को और ज़्यादा सेटल होने देते हैं। इस दौरान हम कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहां पर न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट आज के सत्र में नजर आ सकता है। एक तो दीपक नाइट्राइट और दूसरा IRFC। सौमिल, आपसे इन पर टेक्स जानना चाहूंगी। दोनों पर खबरें और खबरों का इम्पैक्ट नजर आ सकता है। दीपक नाइट्राइट में हाइड्रो जनरेशन प्लांट की कमिश्निंग कंपनी ने की है, वर्थ 115 करोड़, जिसके चलते फोकस रेडार पर रह सकता है। और IRFC के स्टॉक प्राइस पर भी नजर रखें। कंपनी ने 3 लोन अग्रीमेंट 20,000 करोड़ के साइन किए हैं, जिसके चलते फोकस में रह सकता है। न्यूज़ फ्लोज हैं, लेकिन टेक्निकली क्या चार्ट्स पर कोई एक्शन आप देख पा रहे हैं IRFC और दीपक नाइट्राइट? IRFC प्री ओपन में मजबूती के साथ खुलने की कोशिश करता हुआ। दीपक नाइट्राइट और IRFC में अगर मुझे चुनना है तो दीपक नाइट्राइट इज इन अ बेटर पोजीशन। IRFC में अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इनफैक्ट इवन दीपक नाइट्राइट में भी डाउन ट्रेंड ही है। हावेवर इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम ऑलरेडी बनना शुरू हुआ है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर ये 1910 के ऊपर अगर टिक जाता है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 2010 तक ये स्टॉक जा सकता है। इसे बाय करने की कोशिश करें, सेल करने की कोशिश ना करें इन द शॉर्ट टर्म। 1780 के आसपास क्रूशियल सपोर्ट है, तो वो एक ध्यान में रख के बाइंग साइड पे कोशिश कीजिएगा। IRFC अगर मैं लेवल्स देखने की कोशिश करूं तो IRFC में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा। IRFC में जो नेक्स्ट लेवल नीचे में है 117 के आसपास, और अगर उसके नीचे सस्टेन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि और भी नीचे जा सकता है टिल 112। सो IRFC और दीपक नाइट्राइट में दीपक नाइट्राइट मुझे बेटर स्टॉक लगता है।
तो चलिए दीपक नाइट्राइट पर एक टेक 1850 के लेवल्स पर हमने क्लोजिंग देखी थी। आज बाजार खुलने के साथ न्यूज़ फ्लो का कितना इम्पैक्ट है इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे हम। लेकिन हमारे साथ वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शादा भी जुड़ गई हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर सोने चांदी की शुरुआत एक बार फिर से शिवांगी होती हुई नजर आ रही है। सिल्वर 1,42,920 के स्तर 1,000 रुपए की तेजी यहाँ पर आप देख पाएंगे। और चांदी में अगर आप देखेंगे नया रिकॉर्ड वापस से 142,899 का यहाँ पर रिकॉर्ड छूता हुआ चांदी नजर आया। साथ ही सोने के दाम की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर 1,14,600 के स्तर वहां पर भी नजर आ रहे हैं। बताएं मार्केट में इस वक्त आपकी नजर आज के लिए सेशन शुरुआत होने से ठीक पहले ट्रेडिंग आइडियाज के तौर पर क्या होगी? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट उन कुछ पॉकेट्स में देखने को मिल रही है और ऑफ कोर्स फेस्टिविटी बाइंग देखने को मिल रही है क्लियरली पूरे इकोनॉमी में, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे मेरी नजर रहेगी ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स में। आयशर मोटर में हमने देखा है कि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो काफी रेजिलेंट रहा है और हायर जोन्स पे लगातार पिछले 13 दिनों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है। तो ये एक जिस तरह से वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं पिछले सेशन में, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक प्राइस बैंड ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है पूरी तरह से। पिछले 8 हफ्तों से कंसिस्टेंटली ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है, यानी कि स्ट्रेंथ कोई भी छोटे डिक्लाइंस में है और खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी हमारी 73.20 के टारगेट्स के लिए और 69.10 के एक स्टॉप लॉस के साथ। राइट, तो चलिए आयशर मोटर 7320 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 6910 का एक स्टॉप लॉस, 7047 7,047 के स्तर पर हमने यहाँ पर क्लोजिंग देखी थी। इनफैक्ट पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर पर फोकस है ही। प्रशांत, ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसलरीज की चाल पर भी नजर रखनी चाहिए कि ऑटो चल रहे एंसलरीज में भी मजबूती आएगी। टायर स्टॉक्स हैं, बैटरी स्पेस है, इन तमाम पर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है जो कि आपके फोकस पर है? तो यहाँ पे मानसी में प्योरली अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखो, हालांकि चार्ट वीक दिख रहे हैं बट एक बहुत अहम सपोर्ट पे जो स्टॉक आ रहा है वो है एक्साइड। ये करीबन जो 375-80 का एक अहम स्टॉप लेवल है, इसकी तरफ आ रहा है। मैं यहाँ वेट करूंगा। अभी ऑलमोस्ट 390 पे क्लोज हुआ है और इस हफ्ते रडार पे रखूंगा। ये अगर 400 के ऊपर क्लोज हो तो यहाँ डेफिनेटली मैं एक बाय इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस एट 390 और वहां से मैं टारगेट रखूंगा करीबन 430-435 के। बिल्कुल, ये राय आपको मिलती हुई। ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसलरी की चाल पर भी आपको नजर रखनी होगी। हमारी पैनल पर ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं, लगातार आपको बाजार के फंडामेंटल और टेक्निकल समझा रहे हैं और ये वो समय है जबकि इन एक्सपर्ट्स की हैंड होल्डिंग की हमें बेहद ज़रूरत है। लेकिन हम और हमारी टीम भी लगातार आपके साथ बनी हुई है, हमारी रिसर्च टीम भी बनी हुई है। मैं, शरद, अभिषेक तो हैं ही, लेकिन अब सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और सृष्टि, ऑटो सेक्टर तो धुआंधार तेजी देख रहा है। इनफैक्ट इस वक्त सिर्फ ऑटो सेक्टर है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल मानसी, काफी चर्चा में है ऑटो सेक्टर। और जैसा कि आप बता रही थी कितना एक्साइटमेंट है। अब देखिए एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं नंबर्स पर भी दिख रहा है। अगर नवरात्रि के सेल्स देखें तो यहाँ पर 15% का जंप हमने ठीक पहले 5 दिनों में देखा है। पैसेंजर व्हीकल में तो देखिए एक्साइटमेंट है ही, वहां पर 20% की ग्रोथ क्लॉक इन हुई है। हालांकि MHCV ट्रैक्टर सेगमेंट ये थोड़ा थोड़ा अभी जोश दिखाना इन्होंने शुरू किया है, पर देखिए अब जब इतनी छूट मिली है तो पहले पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोग सबसे पहले आते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑटोज में धूम है। आज टाटा मोटर्स पे नजर रहेगी जहां पे पूरा मैनेजमेंट रीजेक JLR को राहत दी गई है एक लोन के तौर पे। तो हाँ, काफी एक्साइटिंग टाइम्स है ऑटो सेक्टर के लिए और ढेर सारे काउंटर्स है जहां पर आज के सत्र में नजर जरूर रहेगी। पर साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज कुछ कंजम्पशन से रिलेटेड काउंटर्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि HUL ने अपने नंबर्स जारी किए हैं जहां पर ऑपरेशनल अपडेट बताया है और खास तौर से जो कि इस पूरे GST रीसेट के बाद कैसे उनके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ा है,
कितना पोर्टफोलियो जो है उनका जीएसटी के अंतर्गत आता है और जिससे उनको प्रभाव होगा, ये सारी डिटेल्स दी हैं। और एचयूएल थोड़ी सी हालांकि कमज़ोर शुरुआत की तैयारी ज़रूर ये काउंटर कर रहा है। फार्मा काउंटर्स को देखते हैं कि क्या वो एक रीबाउंड करेंगे या नहीं। तो कई सारी थीम्स हैं जो कि आज के सत्र में मार्केट में प्ले करती हुई नजर आएंगी। पर प्रशांत, एक बार अगर आपसे एचयूएल पे राय ली जाए तो, क्योंकि कई सारे लेवल्स जो हैं हाल फिलहाल हमने देखा कि एचयूएल इतना अच्छे से परफॉर्म तो नहीं कर रहा था, बट आप कैसे देख रहे हैं आज फिर से जो है एक हल्की सी कमजोर और लाल निशान में शुरुआत की तैयारी? तो यहाँ सृष्टि अगर हम देखें लास्ट फ्यू मंथ्स मार्केट एक सेक्टोरल रोटेशन में काम कर रहा है। कभी ऑटो, आईटी हैज बीन स्लगिश, अदर देन दैट कभी मेटल्स, कभी फार्मा, इस तरह से इंडेक्स को सपोर्ट मिल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो एफएमसीजी एक सपोर्ट पे है, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। तो मेरी सलाह होगी कि प्रीएम्प्ट करने से बेहतर होगा सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो आप ट्रेल करो। बट अगर एचयूएल की बात करें तो यहाँ एक बहुत अहम सपोर्ट जो है करीबन 2480 पे 2480, तो ये थोड़ा और वीक होके अगर 2500 2495 के जोन में मिले किसी भी वजह से इस हफ्ते में, तो डेफिनेटली हम एक 2475 2475 का स्ट्रिक्ट स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 2550। बट थोड़ा सा इसको और कंसोलिडेट होके इस 2495 2500 के जोन में आने दीजिए। तो चलिए एचयूएल पर रहेगी नज़र। पर इसी के साथ साथ आज देखिए प्री ओपन में कहीं ना कहीं इटर्नल जो है 2% की तेज़ी के साथ शुरुआत कर रहा है। पर शिवांगी, यही वो काउंटर था जहां पर फ्राइडे को 3% से ज़्यादा की हमने गिरावट देखी थी, फिर 320 के लेवल्स के आसपास आ गया था। क्या उस गिरावट के बाद थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर हिलता हुआ दिखा है या फिर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे? जी सृष्टि, अगर हम इटर्नल की स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे लॉन्ग टर्म काफी एक पॉजिटिव स्टॉक है। और अगर हम इसका लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स बने हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्टॉक है जो वेल्थ क्रिएशन कर रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ी वीकनेस हमने जरूर देखी थी पिछले 3 सेशंस में, बट एक अच्छे लेवल्स पे रिट्रेस होके वापस स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। 320 का एक अहम लेवल है जो वापस रीटेस्ट हुआ था। हमने मिडिल ऑफ सितंबर में भी देखा था और अब ये एंड ऑफ सितंबर में भी हम देख रहे हैं कि इन लेवल्स को सपोर्ट बनाते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें नजर रखनी चाहिए 320 के लेवल्स के सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे। एंड नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 340 के लगभग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली खरीदारी की सलाह रहेगी, मौके ढूंढे। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, यही राय आती हुई इटर्नल पे, इस पे नज़र ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अब आपको ये भी बता दें कि आज कौन से काउंटर्स रहेंगे फोकस में, और पूरी लिस्ट के साथ तैयार है हमारे सहयोगी शरण। चलते हैं उनके पास जानने के लिए 9 के नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल, आज एफएमसीजी स्टॉक्स पे थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है। जिस तरह एचयूएल पहली बार अपने दूसरे तिमाही के जो है ऑपरेटिंग नंबर्स लेके आए, लेकिन जो है बात इशू है कि जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स है उसके कारण जो है नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। जो जीएसटी में हम देख रहे हैं कि सारे इकोसिस्टम में जो एक डिले देखने मिल रही है, इसके कारण ऑफकोर्स थोड़े पीएनएल में हिट आ सकता है। इसलिए एचयूएल जो है अपनी प्री ऑपरेटिंग नंबर्स जो है पहले ही बता दिए और ये पहली बार उन्होंने कहा है। टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा। पीवी बालाजी सीएफओ ज्वाइन कर रहे हैं जेएलआर यूके, और यूके गवर्नमेंट ने भी बैक कर दिया जेएलआर को। लगभग 1.5 बिलियन पाउंड का जो है आप कह सकते हैं इंटरेस्ट फ्री गारंटी दिया जा रहा है। जिस तरह साइबर सिक्योरिटी में लेके जो है इश्यूज आए थे, तो हमें बड़ा रिवर्सल टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में आज देखने मिल सकता है। वही हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो 1000 करोड़ रुपये निवेश करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और बीएमएल, इन्होंने जो है ट्राईपार्टनर एमओयू साइन कर लिया है भारत फौज और डेटा पैटर्न्स के साथ, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। इंटरैक्ट बिल्डिंग यहाँ पे नए प्लांट डाल रहे हैं आंध्र प्रदेश में, 25,000 मिलियन टन्स का जो है इनका फैसिलिटी रहेगा और 100 करोड़ निवेश करने वाले हैं। जो प्रोडक्शन है वो दूसरे तिमाही वित्त साल 2027 में शुरू होगा। अगला स्टॉक रहेगा वास्कॉन इंजीनियर्स। यहाँ पे 5 साल का एमओयू इन्होंने साइन किया अदानी इंफ्रा के साथ और सिलेक्टेड पार्टनर रहेंगे। स्टॉक पे बड़ा उछाल देखने मिल सकता है।
वही सीगल की बात करें तो इनकी आर्म ने जो है अपॉइंटमेंट डेट मिला है लगभग 980 करोड़ रुपए का। एक हफ्ते पहले देखें तो इनको 500 करोड़ का एक और ऑर्डर आया था, तो स्टॉक में एक बड़ी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है डॉलर इंडस्ट्रीज पे भी नज़र रखिए। प्रपोज मर्जर जो है अनाउंस किया है 9 ग्रुप कंपनियों का एंट्री में, और याद रखिए वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे देखने मिल सकती है, जिस तरह लॉन्ग ओनली फंड्स अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। और कंपनी में जो है ऑफकोर्स देखिए पूरे हज़ारी स्पेस में प्राइसिंग वॉर आया था, तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं आपके हज़ारी स्टॉक्स में। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज जिंदल स्टील पे फोकस रखेंगे। नुवामा की रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 1193 से 1426 पर, बुलिश नज़रिया बन रहा है जिस तरह इनके नए प्लान्स कमीशन हो रहे हैं। तो इन सारे स्टॉक्स पे आप नज़र रखें, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, ये तमाम शेयर हैं, 9 शेयर आपको शरद ने बताए हैं, आप इन पर फोकस करके चलिए और आपके लिए पैसे बनाने के मौके भी बन जाएंगे। बाजार खुलने में 1.5 मिनट के आसपास का समय है और लगातार 6 सत्र की गिरावट के बाद जो निफ्टी की शुरुआत होने जा रही है, जो लेवल सेटल हुए हैं वो हुए हैं करीब करीब 70 अंक ऊपर, 73 अंक ऊपर निफ्टी के। निफ्टी बैंक की बात करें 70 अंकों तेजी वहां पर भी दिखेगी। लेकिन आप ये नोटिस कीजिए कि आज सुबह 7 बजे के आसपास जो गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा था करीब 125 अंक ऊपर था, और अब वहां से गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ी हमने नरमी देखी, और अब बाजार जो सेटल हुआ वो सिर्फ 70 अंकों ऊपर। क्या इस गेंस को, जो ओपनिंग ये गेंस आएंगे, क्या इसको बाजार सस्टेन कर पाएगा? इसको लेकर मेरे मन में थोड़े से सवाल हैं। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच का आप अप्रोच लेके चलिए बाजार में। और वैसे भी सौमिल जी ने कहा है कि वो बाजार को लेकर नेगेटिव हैं, और कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है, अगर बाजार अगर ऊपर मिलता भी है तो सेल ऑन राइज करके ही आपके लिए बाजार में पैसे बनाने के मौके आज के सत्र में बनेंगे। आज शुरुआत अच्छी कहां पर होगी? आप देखिए इटर्नल में हमने थोड़ी कमजोरी देखी थी, इटर्नल थोड़ी सी मजबूती के संकेत दे रहा है, करीब 2% ऊपर ये खुलेगा। टाटा मोटर में कुछ चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट के स्तर पर, साथ ही जेएलआर को यूके की सरकार से बैंक गारंटी मिली है, तो ये शेयर थोड़ा सा ऊपर खुलेगा। बीएल में हमने थोड़ी बाइंग देखी है 1-2 सत्र की, आज 1-1.5% ऊपर ये खुल रहा है। वायुसेना के एक प्रोग्राम के लिए कंपनी ने पार्टनरशिप की थी एलएनटी के साथ। तो ये 3 शेयर हैं जहां पर हम देखेंगे कि ये मजबूती के साथ खुलने जा रहे हैं, 1% से ज्यादा की तेजी होगी। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें, फार्मा भारी गिरावट का शिकार हुआ था शुक्रवार को। लॉरस लैब्स खास तौर से 7% ये शेयर टूट गया था, और 20 के 20 शेयर सारे के सारे हमने कमजोरी देखी थी शुक्रवार के सत्र में। आज देखते हैं कि किस तरह का माहौल बाजार में होता है। चलिए शुरुआत हो गई है, और निफ्टी की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत के बाद 50-60 अंकों की तेजी हम निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्के से गेंस वहां पर हैं 40 अंकों के, और बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आ रहा है। तो क्लियरली कन्विक्शन का अभाव है, और अभाव इस वजह से है क्योंकि ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। ट्रंप ने फिर से एक अजीबोगरीब फैसला लिया टैरिफ लगाने का फार्मा पर 100% का। बाकी एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही है, रुपए में हम कमजोरी देख रहे हैं, और जो पैसा है वो जा रहा है सेफर एसेट्स की तरह, सोना वगैरह में लगातार हम चमक देख रहे हैं। तो एक बार इंडेक्स को जरा सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इस पर लौटेंगे। लेकिन जरा स्टॉक्स की बातचीत करते हैं कि आज देखते हैं कि कहां पर आज एक्शन शुरुआत में हो रहा है। टॉप गेनर है इटर्नल, 0.25% की तेजी, बीएल 1.5% ऊपर, टाटा मोटर 1% ऊपर, सिप्ला में 1% की तेजी। तो फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि लोअर लेवल से सपोर्ट लेके शेयर ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कोई कन्विक्शन वाली बाइंग अभी भी हो नहीं रही है। वायदा की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि ऑयल इंडिया में 2% के आसपास की तेजी है, क्योंकि कच्चे तेल में उछाल आया है, $70 के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा हम पेटीएम में 1-1.25% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी में थोड़ी सी तेजी है। अडानी ग्रीन काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था, और धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये है बाजार का शुरुआती मूव। निफ्टी बैंक देखिए पूरे के पूरे गेंस को गंवाकर अब ये सपाट हो चला है, और निफ्टी के जो गेंस रह गए हैं सिर्फ 36 अंकों के आसपास के रह गए हैं। इंडिया विक्स 1.25% ऊपर है, 11.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। एक बार जरा इंडाइसेस चेक करते हैं कि इंडाइसेस से किस तरह का माहौल शुरुआत में दिख रहा है। तो आज बाजार के लिए जो सपोर्ट है वो सरकारी बैंकों से थोड़ा सा है। निफ्टी पीएसयू बैंकों का जो इंडेक्स है करीब 0.5% ऊपर है। सरकारी कंपनियों का इंडेक्स यानी कि निफ्टी पीएससी ये भी 0.5% ऊपर है। मेटल में 0.5% की तेजी है। ये कुछ सेगमेंट्स है जो बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट की पिटाई बहुत ज्यादा हुई थी, और शुक्रवार को हमने देखा था कि काफी ज्यादा टूटा था ये इंडेक्स। तो थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में हो रही है, सिलेक्टिव बाइंग है। ऑटो में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, लेकिन प्रेशर कहां से? प्रेशर है एफएमसीजी से। ये एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 0.5% नीचे निफ्टी एफएमसीजी है।
निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग में भी हम गिरावट देख रहे हैं। तो जो दिग्गज हैं बाजार के HDFC बैंक और ICICI बैंक ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इससे चिंताएं जरूर है। HDFC बैंक आज आपको 0.5% नीचे दिखाई देगा, 940 रुपए के आसपास के भाव हैं। कोटक बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक की कमजोरी करीब 1% के आसपास की है। तो बैंकिंग में कोई शेयर अगर सबसे ज्यादा मजबूत है निफ्टी बैंक में तो वो है इंडसइंड बैंक, लेकिन जो तेजी है वो 0.25% से भी कम की है। निफ्टी बैंक चला गया है देखिए अब लाल निशान में और 54,400 के नीचे स्लिप करता हुआ। निफ्टी की बात करें तो गेंस रह गए हैं सिर्फ 20 अंकों के। तो हमने आपको कहा था कि बाजार में ये हो सकता है कि अच्छी शुरुआत के बाद ना एक ट्रैप भी हो जाए और इसलिए हमने कहा था कि थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है जो ये संकेत दें कि बाजार अपने गेंस को प्रोटेक्ट करे अच्छे शुरुआत के बाद। और एग्जैक्टली वही होते हुए हम देख रहे हैं। सेंसेक्स सिर्फ 50 अंकों पर है और निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 15 अंकों की हल्की सी तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। जरा बड़े मूवर्स को चेक करते हैं कि बड़े एक्शन बाजार में आज कहां हो रही है। तो आज टाटा इन्वेस्टमेंट हमने देखे था, शुक्रवार को भी तेजी थी करीब 4% की, आज भी करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। महिंद्रा हॉलिडेज में तेजी है 0.25% के आसपास की। रेडेंटन ये शेयर थोड़ा प्रेशर में आया था, आज रिकवरी की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है संभलने की, 3% ऊपर आपको ये दिखाई देगा। 361 वैम 2% ऊपर ये है। इंडोको रेमेडीज में थोड़ी सी तेजी है। इसके अलावा ऑयल इंडिया में थोड़ी सी तेजी है। बड़ी तेजी का बाजार में क्लियरली आपको अभाव दिखेगा। गिरावट कहां पर है? जिंदल स्टेनलेस करीब 4% नीचे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट करीब 3% नीचे, डिशमन कार्बोजन 2.5% नीचे। लेमन ट्री में हमने थोड़ी तेजी देखी थी शुक्रवार के सत्र में, आज ये 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। HUL में करीब 2% के आसपास की भारी गिरावट है और ये जो शेयर है निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर भी है। इसके पीछे हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक है और मारुति सुजुकी में करीब 1% के आसपास की नरमी है। तो जो कंजम्पशन वाली जो थीम एक्टिव थी जो बाजार को सपोर्ट कर रही थी, वहां से भी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत आ रहे हैं। HUL कमजोर है, मारुति सुजुकी कमजोर है, नेस्ले में हम गिरावट देख रहे हैं, एशियन पेंट्स में कमजोरी है, टाटा कंज्यूमर कमजोर है। तो ये निफ्टी के टॉप 10 में से आप देखेंगे 6 या 7 आपको कंजम्पशन वाले ही शेयर दिखाई देंगे। तो चिंता की बात जरूर है। सिर्फ 2 शेयर 1% ऊपर है, वो है इटर्नल और BL। निफ्टी है 25 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है निशान में लौटने की, देखते हैं ये कोशिश कितनी रंग ला पाती है। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे ये समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में अच्छे मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं। तो काफ़ी वॉलेटाइल है और कह सकते हैं कि शुरुआत में ही हम देख रहे हैं जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह की मिली जुली शुरुआत है। इंडिसेस भले हरे निशान के साथ खुलते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक वाइज अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफ़ी उठापटक भी बाजार में आज नज़र आ रही है। इंडिया विक्स में भी स्पाइक अप है विच इज़ अ कंसर्न इन इटसेल्फ। लेकिन चलिए बाजार पर तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेंगे ही, लेकिन ओपनिंग का खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसड्डी हमने कौन से पुलअप किए हैं वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज़ के चार्ट्स को एक बार देखें, 3% की तेज़ी के साथ 352 356 के स्तर पर ये स्टॉक इन रेंज में शुरुआत होती हुई नज़र आई है। तो ओपनिंग का खिलाड़ी महिंद्रा हॉलीडेज़ हैं, अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत हुई है और इस पर नज़र रखेंगे हम और एक्सपर्ट से भी वक्त पर बातचीत करते रहेंगे स्टॉक पर। लेकिन ओपनिंग का फिसड्डी भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ओपनिंग का खिलाड़ी मजबूती के साथ महिंद्रा हॉलीडेज़ तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन ओपनिंग का फिसड्डी है जिंदाल स्टेनलेस। 3% की तेज़ी जहां ओपनिंग के खिलाड़ी में नज़र आ रही थी, 4% की गिरावट इस वक्त जिंदाल स्टेनलेस में आप पाएंगे। 760 761 के स्तरों पर बिकवाली का दबाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए इन स्टॉक्स पर नज़र है हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर क्या कुछ है ये भी जान लेते हैं। शिवांगी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, बताएं कैसे देख रही हैं मार्केट की इस शुरुआत को, क्या कुछ है आपके ओपनिंग ट्रेड्स? यहाँ से मैंने आज चुना है JSW स्टील। हमने ऑफ कोर्स फ्राइडे के सेशन में भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे एक रेजिडेंस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल लो लेवल्स पे काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक और जिस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं वीकली बेसिस पे, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें कंटिन्यूएशन में दिखेगी। तो खरीदारी की सलाह है यहाँ पे। नेक्स्ट जो टारगेट्स है राउंड अबाउट 1180 के लेवल्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 1111 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए
की तरफ से स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रशांत, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी मानसी, कोइंसिडेंटली मेरा भी जो पिक था वो जेएसडब्ल्यू स्टील था फॉर टारगेट्स अराउंड 1175, बट क्योंकि वो डिस्कस हो चुका है, मैं इसी सेक्टर से नेक्स्ट पिक लेना चाहूंगा, वो होगा वेदांता वीडीएल। करीबन 452 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 444 444 का स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस लगा के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट्स होंगे करीबन 470 से लेके 472, 470, 472। ओके, मेटल स्पेस स्टील सेक्टर पर लगातार फोकस हमारे एक्सपर्ट्स का, और सेक्टर वाइज बाजार के अप्रोच अगर समझेंगे तो रियल्टी, एनर्जी और मेटल इंडेक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, शिवांगी और प्रशांत को, और प्रशांत के फोकस रेडार पर डिविडेंड फ्रेंडली स्क्रिप्ट वेदांता भी है। 470 के टारगेट्स को मानकर चल रहे हैं और 472 तक भी जाने का दमखम रखता है वेदांता। करंट लेवल्स पर भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। सौमिल, आप बताएं आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज ओपनिंग ट्रेड्स में क्या होंगे? ओपनिंग ट्रेड्स में जो वीक स्टॉक्स है वो वीक स्टॉक्स को ही शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। वीक स्टॉक्स में जैसे पहले भी हमने बात की, टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है। द रीजन इज के लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अगेन जो बाउंस आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट साइड पर। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अराउंड 690 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा 630 पर। राइट, तो चलिए ये हो गए ओपनिंग ट्रेड्स। टेक्निकल तर्ज पर हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर क्या है, लेकिन फंडामेंटल नजरिया गौरांग सर, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? और लगभग सारे सेक्टर्स वैसे तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ही ट्रिकी मार्केट नजर आ रहा है गौरांग सर। रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, ये तमाम सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए, IT ऑटो में भी हरियाली है, लेकिन FMCG ने आज बैक सीट पकड़ी है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से मानसी। देखिए, सकारात्मक परिस्थितियां स्थानीय मार्केट में है, इसमें कोई दो शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर तकलीफ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आ रही हैं और उसके कारण एक के बाद एक क्षेत्र में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति। लेकिन अगर आपका प्रश्न कौन से क्षेत्र की तरफ आपने अगर प्रश्न पूछा है, तो मेरा मानना है कि दो या तीन क्षेत्र मानसी जो मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक रुझान लेके आएंगे आने वाले समय में। हमने कई बार चर्चा की है इस क्षेत्र की हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। रक्षा क्षेत्र, सीमेंट क्षेत्र और कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र। उसके साथ अगर मुझे और एक क्षेत्र जुड़ना है तो वो है ऊर्जा उत्पादन। ये चार क्षेत्र मेरे ख्याल से काफी हद तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नकारात्मक खबरें आ रही है मानसी, उससे वंचित है, दूर है। इतना कुछ असर नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है मानसी तो निचले स्तर पर यहाँ पर खरीदारी आ जाती है। तो मैं दर्शकों को यही नम्र विनंती करूंगा कि अगर आप देखें, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं कोई भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि आने वाले महीने में यानी कि अक्टूबर या नवंबर में जो भी परिस्थितियां हमें जूझ रही है अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर के, उसका निवारण निर्णायक तरीके से होने की संभावना लग रही है, और उसके पश्चात मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी। पहली बात। दूसरी बात, हम सब बात कर रहे हैं जीएसटी के बदलाव को लेकर के, और क्यों आपने भी प्रश्न पूछा एफएमसीजी क्षेत्र। देखिए मानसी, 22 सितंबर को अगर नया अवतार में जीएसटी लागू हुआ है 2.0, उसका ये अर्थ नहीं होता है कि 22 सितंबर से अगर लागू हुआ है तो 23 या 24 सितंबर से बहुत ही बड़ा बदलाव आपको नतीजों में या खपत में आता हुआ नहीं दिखेगा। इसके लिए समय लगता है, और मैंने पिछले हफ्ते और उसके पहले भी टिप्पणी करी थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने यानी कि इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही, यहाँ पर आपको जो खपत को लेकर के सकारात्मक रुझान है जमीनी स्तर पर दिखेगा, और उसके पश्चात कंपनियों को आंकड़े में तो समय देना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा। बिल्कुल सही बात है सर, और ऐसा नहीं कि फटाफट इसका कोई रिफ्लेक्शन भी हम देखें, और थोड़ा वेट करना चाहिए। और ये सेकंड क्वार्टर के नंबर्स में तो इसका असर बहुत नहीं आएगा, इस बात के पूरे आसार हैं। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। और हमने देखा था कि हिंद कॉपर के शेयर में शुक्रवार के सत्र में भी तेजी आई थी, और आज उस मोमेंटम को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। शिवांगी जी, एक बार जरा हिंदुस्तान कॉपर चेक कीजिए। शुरुआत अच्छी की है, क्या इस शुरुआत को राइड करनी है और क्या नई तेजी करनी है शेयर में?
जी बिल्कुल, हिंद कॉपर की बात करें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स पूरे मेटल पैक में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है और ये कंटिन्यू होते हुए भी दिख रहा है। अच्छे हमने देखा है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है। इनफैक्ट जिस तरह से पूरे सेक्टर का टेलविंड है तो ये स्टॉक में ऑफ कोर्स मोमेंटम कंटिन्यू होगी नेक्स्ट 330 तक के लेवल्स के लिए और 315 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। हिंद कॉपर के लिए 2.5% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। आज एक और खेमा है जहां पर हम थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं और वो है ऑयल एंड गैस का। आप देखिए ऑयल इंडिया करीब करीब 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड का भाव है वो $70 के आसपास है और वहां पर सस्टेन भी कर रहा है। ऑयल इंडिया का अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। शेयर ये 2 दिन चलता है, फिर एक दिन गिरता है, फिर 2 दिन चलता है, फिर एक दिन गिरता है। इस तरह से करके अब भाव 420 रुपए के आसपास के जी हाँ 420 के आसपास के हो गए हैं। प्रशांत जी, एक बार ऑयल इंडिया जरा चेक कीजिए। ऑयल इंडिया में कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से, या फिर अगर इस सेगमेंट की किसी और कंपनी में बन रहा तो वो भी बता सकते हैं आप। अभिषेक जी, ऑयल इंडिया में अगर हम देखें 428 430 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जस्ट 2-3% के लिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। मैं फिलहाल वेट करूंगा और इसको फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में रखूंगा। कैटेगरी में रखेंगे। 428 का वेट कर लीजिए। तो प्रशांत जी एक काम कीजिए, मारुति जरा बताइए। मारुति एक तरफा हमने तेजी देखी, 16,000 रुपए के ऊपर भाव निकले, उसके बाद जीएसटी वाला इंपैक्ट भी शेयर में आया और अच्छे से चला हुआ शेयर है ये। मारुति में आप क्या सलाह देंगे? किसी की तेजी का अगर पोजीशन है तो क्या उसको होल्ड करें या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बेहतर रहेगा? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है एक बेहतर तरीका होगा टू लेट द सिस्टम डिसाइड। यानी आप एक प्रोसेस रखिए। अगर हम देखें 16,000 का एक इमोशनल राउंड नंबर है, तो अगर आपके पास लॉन्ग्स है और एक डीप प्रॉफिट में हो तो 16,000 के जस्ट आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखिए। अगर यहाँ पे रिवर्सल आए तो आप एक ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप जस्ट 1% अवे प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो, विच इज अ डिसेंट वे टू अप्रोच कंसिडरिंग द करंट सिनारियो। और इस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। जैसे कि अगर आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, प्रीवियस डे लो को एक स्टॉप लॉस बना के यूज कर सकते हो फॉर एग्जिट। नजरिया फिलहाल मारुति सुजुकी पे आता हुआ, पर इसी के साथ साथ चलिए स्वागत करते हैं गौरव बिस्सा का भी। वो हमारे साथ अब मौजूद है। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपने ओपनिंग ट्रेड्स ही बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट्स की शुरुआत अच्छी हुई है, तो क्या कोई काउंटर्स बाय साइड पे आप देख रहे हैं या फिर ऊपरी स्तरों पे कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? साक्षी, ड्रॉपिंग ऑफ इन्फॉर्म कर देना। ये आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, गौरव बताइए। देखिए, अगर आप निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे तो अभी सपोर्ट्स के आसपास हमको देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग के मौके फिलहाल तो मैं नहीं देखूंगा। और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो स्टॉक्स आपके आउट परफॉर्मर रहे हैं या जहाँ पे एक अच्छा मजबूती हमको देखने मिली है, ब्रेकआउट्स देखने मिले हैं, उसको ही एक बार फोकस पे रखना सही होगा। उसमें से एक है मिंडा कॉर्प। अब आपने भी पहले चर्चा की है और काफ़ी लोग जानते भी हैं कि एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हमको इस स्पेस में देखने मिला है। एक अच्छा फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमको मिंडा कॉर्पोरेशन में देखने मिला है। छोटा रिटेस्ट लोअर टाइम फ्रेम में हो रहा है वो चैनल पैटर्न का। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। वीकली चार्ट से भी एक स्विंग है, ब्रेकआउट्स हमको आरएसए में देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन, जहाँ पे आपके लक्ष्य जो है वो 610 के होंगे, स्टॉप लॉस जो है वो 550 के होंगे। दूसरा है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है और एक स्टेबल काउंटर रहा है, जहाँ पे ग्रेजुअली हमने आपको देखी है एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमको देखने मिले थे 830 के राउंड अबाउट, और अभी भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर एक बाउंस बैक अगर देखने मिलता है मार्केट्स में, तो एक अच्छा बेनिफिशियरी जो होगा वो एसबीआई होगा, गिवन एक ब्रेकआउट्स के लिए, दूसरा आउट परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। आपके जो लक्ष्य होंगे 910 के होंगे और आप 825 के स्टॉप लॉस को बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये नज़रिया फ़िलहाल एसबीआई पे और साथ ही साथ कुछ ऑटो काउंटर्स और ऑटो एंसिलरी स्पेस पर है फ़िलहाल गौरव की नज़र। पर गौरांग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि डिफेंस पैक में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ज़बरदस्त रैली के बाद
हाल फिलहाल हमने देखा कि फिर से वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं ये काउंटर्स। पिछले 6 महीने की बात करें तो जी हाँ, अच्छे मूव्स दिखाए हैं, बट बीते कुछ दिनों में थोड़ा सा करेक्शन भी हावी हुआ है। पर अब फिर से अच्छी न्यूज़ फ्लो आने लगी है BEL पे, कुछ और डिफेंस पैक HAL भी फोकस में है न्यूज़ फ्लो के जरिए। क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? किसी के पास ऑलरेडी है तो उनको क्या होल्ड करना चाहिए? क्या यहाँ पे कोई ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको लगता है फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज हैं? तो सृष्टि देखिए, पूरे विश्व में, भारत में छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है जो आपको एक तरफा रुझान देगा। बाजार के दो पहलू है, ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे आकर संभलना और फिर ऊपर जाना। उसी प्रकार से क्षेत्र और कंपनी पर मैंने रक्षा क्षेत्र को लेकर के बहुत ही स्पष्ट रूप से टिप्पणी करी है कि अगर आपने आखिरकार समझकर रक्षा क्षेत्र में किसी भी कंपनी में निवेश किया हो अपनी समझ के हिसाब से, तो आपका निवेश का समय सीमा जो है, अगर आपको वास्तविकता में आपके निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो 3 से 5 साल या उससे अधिक का नजरिया रखिए, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक जो है वो बहुत ही मजबूत है। निरंतर इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, लेकिन उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समय लगता है। हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़ाकू विमान का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिल गया और कल सुबह से वो बनाना चालू कर दिया और परसों डिलीवर कर देंगे। समय लगता है। उसी तरीके से शिप बिल्डिंग है, उसी तरीके से मिसाइल्स या फिर आर्सनल्स बनाने वाली कंपनियां हैं। हमारी राय इस क्षेत्र में 3 कंपनियों पर है, BEL, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक्स। लेकिन इसके अलावा कौन सी कंपनियां मजबूत और सक्षम है, ये कोई खरीदारी की राय है नहीं है, केवल मात्र मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कौन सी कंपनी मजबूत और सक्षम है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, L&T और भारत फोर्ज ने भी काफी कुछ योगदान दिया है। एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनियां हैं जो योगदान दे रही है, और बाकी अन्य सारी निजी क्षेत्र की कंपनियां जो। और एक बात वास्तविकता ये है, और अभी अभी हमने पिछले हफ्ते ऐतिहासिक स्तर पर करीबन 62,500 करोड़ का ऑर्डर HAL को मिला है 97 तेजस लड़ाकू विमान बनाने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऑर्डर आएंगे तो इनकी ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निवेश करते हैं रक्षा क्षेत्र में तो 3-6 महीने, साल 2 साल के लिए मत कीजिए। अगर आप तो वास्तविकता में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो 3 से 5 साल या उसके अधिक का नजरिया रखिए। सर, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो समझिए कि नहीं निवेश होता क्या है। ये 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी ये निवेश नहीं है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। वैसे गुरांग सर ने अपनी पसंदीदा शेयर बता दिए हैं, मझगांव डॉक, BEL, कोचिन शिपयार्ड और HAL सॉलिड कंपनी, करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप भी है। गुरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, जाते जाते सर ये बताइए कि मुंबई में तो आजकल गरबा डांडिया की धूम होगी, क्या आपको भी शौक है सर ये नृत्य वगैरह का? अभिषेक भाई, पहले तो इस कार्यक्रम में आज प्रातःकाल थोड़ी देर से जुड़ा, ट्रैफिक बहुत बुरा लग रहा था जहां पर से मैं आता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और दूसरी बात, आपने जो गरबा की बात की, तो हमें तो बहुत सारे प्रमाण पत्र मिले हैं और पुरस्कार भी मिले हैं जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, और हमारा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप हुआ करता था, और हमने तो अरे वाह, भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड फोक फेस्टिवल में भी किया हुआ है। अरे मतलब अगर हम पूछे ना तो पता ना चले सर कुछ ऐसा हो ना तो आप पहले से बता सकते हैं ताकि हम और अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी अगर वो पुराना कुछ फोटोज वगैरह है ना जो आपने रिप्रेजेंट किया है या फिर जो आपने पार्टिसिपेट किया है कॉलेज वगैरह लेवल पर, तो आप भेजिए, क्योंकि आपकी शख्सियत को देख के लगता है कि आपके आर्ट में, कल्चर में बड़ा रुझान, आपकी दिलचस्पी होगी। वो तो ठीक है, फाइनेंशियल वर्ल्ड के भी आप धुरंधर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जीवन में रस बना रहना चाहिए सर। तो बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की, और उम्मीद करेंगे कि नवरात्रि बीतने से पहले भी आपसे एक बार जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आप वो फोटोज अपनी जरा हमें प्रेषित कर दीजिए, उसको हम जरूर अपने दर्शकों तक भी साझा करेंगे। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि 3-4 सत्र की गिरावट के बाद इटर्नल में थोड़ी तेजी है, 1.5% ऊपर ये शेयर है, 340 रुपए के प्राइस ही ये गिर रहा था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। हालांकि फंडामेंटल्स को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन फोकस में है,
त्योहारी सीजन भी चल रहा है, उस लिहाज से भी मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए। इटर्नल को लेकर कुणाल जी आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है इटर्नल का, बिकॉज लास्ट अगर हम 2-3 हफ्ते की बात करें जहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन और एक वेव ऑफ प्रेशर आया है, फ्राइडे के सेशन के अलावा आई थिंक इटर्नल का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 320-330 के जो पिवट रेंजेस है उसको काफ़ी हद तक स्टॉक होल्ड कर रहा था। तो मेरा मानना है कि ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रहेगी। 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स के हिसाब से 316-317 का 50 DMA है, वहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है इटर्नल के लिए, और हायर साइड में 330-340 का टारगेट रेंज बन सकता है स्टॉक में। ठीक है, फिर से कोशिश करेगा 330 से 340 के रेंज में ये शेयर जाने के लिए, तो आप चाहें तो मौजूदा स्तर पर भी इटर्नल को लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि इसमें तेजी आप कर सकते हैं। कुणाल जी, ये तो हो गई इटर्नल की बात, लेकिन जरा आप बताइए कि आपने अपनी ट्रेड के लिए कौन से शेयरों को स्पॉट किया है, कहां पर आपकी नजर गई है? तो मेरा मानना है कि आई थिंक आज एक बाउंस बैक डे है मार्केट्स के लिए, तो यहाँ से बाउंस सस्टेन हो सकता है एटलीस्ट इंट्राडे लेवल्स पे। तो उस लिहाज से मैं 3 बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। पहला बाय कॉल रहेगा इंडिया मार्ट पे, जिसकी शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी थी, तो मैं सजेस्ट करूँगा टारगेट 2410 का इंडिया मार्ट पर, स्टॉप लॉस 2340 का। सेकंड रहेगा बाय ट्रेंड पर, जो कि बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है पोजिशनल बेसिस पे। लास्ट आई थिंक 2 से 3 हफ्तों में करीबन 800 से 900 पॉइंट की सेलिंग आई है स्टॉक में। मेरा मानना है कि ये भी एक मैसिव ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है, तो 4800 का बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे वाइज, और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 46-45 का। और टीटागढ़ वैगन, ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 50% रिट्रेसमेंट पे स्टॉक ने फ्राइडे को टेस्ट किया था, जब 880 के लेवल्स को रिटेस्ट किया था, तो वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 900-920 का नियर टर्म टारगेट रेंज, स्टॉप लॉस 870 का। चलिए 3 कॉल्स इस वक्त हम कुणाल की तरफ से देख रहे हैं। टीटागढ़ पर अच्छा एक एक्शन, इंडिया मार्ट 2410 बाय टारगेट्स बाय स्ट्रैटेजी, और साथ ही ट्रेंड राइट कुणाल, इनफैक्ट डाउनसाइड मूव्स नजर आए थे, काफ़ी अच्छा चला, उसके बाद कुछ न्यूज़ फ्लोज के चलते एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंड्स, और अब यहाँ से वापस कन्विक्शन लौटता हुआ 4800 तक के लेवल्स और टारगेट्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कुणाल बोथरा। लेकिन कुणाल, इसी के साथ साथ एक्सचेंज एंसिलरीज की चाल पर भी एक नज़र होनी चाहिए, और सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। BSE लिमिटेड में अच्छा खासा मूव, अच्छा खासा एक्शन, 2.25% के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी कुणाल डाउनसाइड मूव्स नजर आए जरूर हैं। 2083 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज है। साथ साथ कैम्प्स, एंजल वन, CDSL, इन तमाम प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। कुणाल, क्या राय होगी? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस बन रहा है, बिकॉज अगर हम BSE की बात कर रहे हैं मानसी, तो आई थिंक ये 3rd टाइम है लास्ट 2 या 3 साल में, 2023 के आसपास में, जब स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। पिछले 2 अटेम्प्ट में वो जस्ट ब्रेक करके बाउंस कर गया था। इस बार भी फिलहाल अगर वैसा वाला सेम सिनारियो बनता है BSE में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड वापस से सस्टेन हो सकता है। बट इस पर सबसे बेस्ट ट्रेड बनता है जब हम कंफर्मेशन हमें मिले स्टॉक्स में। वो कंफर्मेशन जब होता है जब स्टॉक 50 DMA को क्रॉस करता है। करंट लेवल्स वो करीबन 2300 के आसपास है BSE में, तो मैं फिलहाल करंट लेवल्स पे 2100 पे कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर ये स्टॉक 2300 के लेवल्स को क्रॉस करे तो एक मेजर रिवर्सल बन सकता है BSE में अपसाइड के लिए, और वहाँ से हमें बाउंस बैक या एक पोजिशनल अपसाइड के लिए खेल सकता है। ओके, तो चलिए प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर ये नज़रिया एक बनता हुआ। कुणाल, टू अर्ली टू से, लेकिन इस वक्त जहां हम बात सारे थीम्स की कर रहे हैं, ऑटो क्षेत्र की बातचीत हो रही है, लेकिन ऑटो चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं। FMCG कंजम्पशन येस चल रहे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, कुछ ऐसे थीम्स भी हैं जो कि पूरे आसार नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक मूव नज़र आएगा, जैसे कि होटल स्टॉक्स, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर। यहाँ से आगे ऑफकोर्स इस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, लेकिन दिवाली और उसके बाद वेडिंग सीजन और साथ साथ क्रिसमस, न्यू ईयर तक का आई एम श्योर ये लीजर वाले जो प्लेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ट्रैवल, टूरिज्म काफ़ी चल जाएंगे। इन द लाइट ऑफ सेम इंडियन होटल्स जैसे चार्ट्स हैं, अच्छी मजबूती आज के सत्र में भी दिख रही है। क्या ये सही समय है इन तमाम प्लेयर्स में उतरने का, और अगर हाँ तो नॉट जस्ट इंडियन होटल्स, इसके अलावा भी और कुछ अगर है आपके फोकस में? तो 2 स्टॉक्स जो है वो रडार पे पिक हो रहे हैं। पहला इनफैक्ट इंडियन होटल्स, जो मेरा मानना है कि एक अच्छे करेक्शन जोन पे आ चुका है, तो करंट लेवल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक रिस्क बहुत फेवरेबल है। हालांकि ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, डाउन साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, बट जनरली हम कहते हैं कि जब रिस्क बहुत फेवर में आ जाता है तो वहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन बन जाता है स्टॉक्स में, तो इवेंचुअली स्टॉक्स शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म चार्ट्स में वहाँ पे बॉटम बना लेते हैं
और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम पिक होता है। तो आई थिंक इंडियन होटल्स उस जोन पे वापस रीटेस्ट कर रहा है। शैले होटल्स की बात करी तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है विद रिस्पेक्ट टू अदर पेयर्स। EIH होटल्स ये एक स्टॉक है जिसने वापस से अपने 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। करीबन आई थिंक 370-375 के आसपास का एक लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है। स्टॉक उस करंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है ईस्ट इंडिया होटल्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने मीन रिवर्जन कंप्लीट कर रहे हैं, और जनरली हम कहते हैं मीन रिवर्जन जब कंप्लीट हो जाता है स्टॉक्स में तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। तो ये नज़रिया कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर इसके अलावा आज जो पूरा सेक्टर बस कर रहा है वो है ऑयल एंड गैस का स्पेस, और ख़ास तौर से OMCs। आप देखिए काफ़ी शानदार एक्शन आप देखेंगे BPCL, HPCL, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में। और इसी के साथ साथ एक बार ONGC पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जी हाँ, यहाँ पर भी 1% की तेज़ी है। अब देखिए क्रूड की चाल देखें तो कई समय से जो है वो रेंज बाउंड ज़रूर है। लगभग 65 से 70 के बीच में ही आपने देखा होगा कि इसने लगभग 1 से 2 महीने बिता लिए हैं। और आमतौर सी बात है कि अगर कच्चे तेल के दाम कम रहते हैं तो रिफाइनरीज को जो है वो जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक ठाक समय रहता है, पर जो मार्केटिंग कंपनीज हैं और OMCs हैं उनके लिए एक शानदार मौका रहता है, क्योंकि मार्जिन्स इंप्रूव रहते हैं। पर गौरव, एक बार आपसे राय चाहिए होगी, कैसे देख रहे हैं आप ये पूरे OMC बास्केट को, क्योंकि हम कुछ समय पहले भी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं, और आज भी मैं देख रही थी पिछले 3 दिन के सेलिंग को एक ही सत्र में ये मूव करते या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं और क्या व्यू है, कोई फ्रेश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है? देखिए, आपने सही कहा, एक अच्छा हमको स्टेबिलिटी देखने मिली है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। और दूसरा जो अच्छा है प्रिडोमिनेटली HPCL या BPCL, अगर उसके आप डेली या वीकली चार्ट्स देखेंगे तो सभी में एक ब्रेकआउट्स नज़र में आ रहे हैं। ऑन द कस्प ऑफ अ ब्रेकआउट हुआ नहीं है फिलहाल। HPCL हो या BPCL हो, एक कप एंड हिल पैटर्न फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स हमको देखने मिल रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे फ्रेश ट्रेड तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ब्रेकआउट्स अभी तक हुए नहीं हैं, अप्रोच हो रहे हैं ब्रेकआउट के लेवल से, एंटिसिपेट करना सही नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर बात की जाए 460 का लेवल है HPCL में, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग अगर आती है तो यहाँ पे आपको 15% 20% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप BPCL का देखेंगे तो उसके ब्रेकआउट्स भी थोड़े ऊपर में है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी मूवमेंट जो है वो आपको अगर देखने मिलता है 350 के ऊपर, तो ये भी आपको 15% का रिटर्न दे सकता है। तो अगर मैं एनर्जी स्पेस की बात की जाए, OMC से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के एनर्जी स्पेस में किया जाए, और जैसे आप चर्चा कर रहे थे ONGC की, तो एक अच्छे राइजिंग चैनल सपोर्ट्स के आसपास में आया है। इसमें 2 चीज़ें हैं, सपोर्ट है वो एक अच्छी बात है, लेकिन अपने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट उसके नीचे चल रहा है। करंटली वो 252 के आसपास में है। तो इसमें जो मोमेंटम है वो एक बार 252 के ऊपर सस्टेन होगा तो आएगा। यहाँ पे 240 पे आप 5 रुपये की स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 250 का इमीडिएट टारगेट होगा। 250 एक बार कॉन्कर हो गया तो इसमें जो तेजी है वो और एक ऑगमेंट होगी, और एक काफ़ी अच्छी गति से स्टॉक जो है ऊपर बढ़ सकता है। तो राइट अवे अगर एनर्जी स्पेस प्ले करना है तो ONGC होगा, और बाकी HPCL BPCL में बड़े ऊपरी लेवल्स का वेट करूंगा ट्रिगर होने के लिए। चलिए, तो क्लियर राय यहाँ पर आती हुई कि OMCs में एक्शन तो ज़रूर है, पर थोड़ा सा भी बचकर चले। पर इसी के साथ साथ ONGC जो है पूरे स्पेस में से इनको पसंद आ रहा है, वहाँ पर अभी भी मौके मिल रहे हैं आपको, तो ONGC पर आपके लिए राय। पर इस पूरे स्पेस में से नज़र डालते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे, क्योंकि गैस काउंटर्स में भी एक अच्छा एक्शन है। और कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे खासतौर से MGL पर आपकी क्या राय है, क्योंकि देखिए आज नवामा की भी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ 1700 के टारगेट्स दे रहे हैं, यानी मौजूदा स्तरों से देखें तो क्या शानदार, मतलब 30-40% का रिटर्न तो वो इन स्तरों से देख रहे हैं। बट ये भी ऑफ कोर्स कुणाल काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, पर क्या यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी के मौके हैं? तो इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो चार्ट्स का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है स्टॉक्स में, वो कॉन्ट्रा बाई जोन बन रहा है स्टॉक्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल MGL की बात करें 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ है जहाँ पे 50 DMA ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है डाउन साइड पे। हिस्टोरिकली रीसेंट जब ये हुआ था 2023-24 में, उसके बाद स्टॉक ने एक नियर टर्म बॉटम बनाया था, बेस बनाया था। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिकेटर्स नेगेटिव है, बट प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। तो मैं इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखूंगा। बट हाँ, अगर ये स्टॉक 1300 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन सकता है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा फेवरेबल बन सकता है।
बिकॉज जब पिछले अटेम्प्ट में स्टॉक ने जब ऐसा एक बेस बनाया था तो उसके बाद में करीबन 6 से 8 महीने की कंसिस्टेंट अपसाइड या तेज़ी आई थी स्टॉक में। आईजीएल की बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा रेजिलिएंट है, अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल मार्जिनली, बट मेरा अनुमान से आई थिंक दोनों ही स्पेसेस एक अच्छा बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है। कंफर्मेशन आएगा अगर ये स्टॉक्स अपने रीसेंट स्विंग हाइस को ब्रेक करे तो वहाँ से आई थिंक एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट होने की आशंका है। ठीक है, आईजीएल को लेकर, एमजीएल को लेकर कुणाल जी का ये व्यू। बाजार में भी हम देखने की थोड़ी सी गर्मी आई है और निफ्टी करीब 90 अंक ऊपर है डे हाई पर, यानी कि जहां पर खुला अब उस लेवल के भी ऊपर जाकर एक शुरुआती झटके के बाद शानदार रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक की बात करें 200 अंकों के आसपास की तेजी है, 54,600 के ऊपर निकला है, तो एक संकेत अच्छे हैं। और इससे अच्छा संकेत ये है कि जो अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो लगभग हम देख रहे हैं कि 1:2 का है। अगर एक शेयर गिर रहा है तो 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखाई देंगे। 767 शेयर कमजोरी वाले हैं तो 1800 शेयर इस वक्त तेजी वाले नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा नरम पड़ा है, 1% के आसपास गिरावट है, 11.27 का स्तर आपको दिखाई देगा इंडिया विक्स का। चढ़ने वाले कुछ शेयर जरा एक बार नोटिस करते हैं कि और कहां पर मजबूती बढ़ रही है। सुप्रीम पेट्रो 6.5% ऊपर, सम्मान कैपिटल 7.5% ऊपर, एमआरपीएल में करीब 5% की अच्छी तेजी। तो ये ऑयल एंड गैस वाला जो बास्केट है ना, इसमें पूरी गर्मी है और हमने शुरुआत में हिंद कॉपर की भी चर्चा की थी कि क्या इसमें तेजी और बढ़ेगी। जी हां, तेजी बढ़ गई है, 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और जो भाव है वो है 325 रुपए के आसपास का। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर एक्शन है। ऑयल एंड गैस में बीपीसीएल भी हम देख रहे हैं करीब 3% ऊपर ये आके कारोबार कर रहा है। लेकिन गौरव जी, एक बार जरा बजाज फाइनेंस पर आपसे व्यू चाहिए। 2 सत्र की थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और शेयर आज फिर से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज फाइनेंस चला बहुत है, अच्छे से रिवॉर्ड किया है, ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, आगे नवरात्र तो है ही, दशहरा दिवाली जैसे पर्व भी आने वाले हैं और निश्चित तौर पर कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनीज के लिए तो बड़ा अच्छा समय ये होता है। लेकिन चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जिन्होंने थोड़ी रैली थोड़ी सी मिस की थी उनके लिए फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी शेयर में? देखिए, अगर आप इसके वीकली चार्ट्स अगर देखते हैं तो काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट का रिटेस्ट था 4-5 साल के ब्रेकआउट का। तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए भी मौके ढूंढते हैं तो आप बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि आपका ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने मिला था 2025, आप अगर देखिए मार्च अप्रैल से एक कंसोलिडेशन फेज में था और हमको 975 के आसपास में एक ब्रेकआउट देखने मिला था। आसपास वहीं के एक रिटेस्ट हुआ है और वापस ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ट्रेड बनता है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि निफ्टी में क्या यहाँ से बाउंस आएगा, अगर बाउंस आते हैं तो किस क्षेत्र को, किस शेयर को यहाँ पे एक पुश हमको देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है उसमें बजाज फाइनेंस बिल्कुल शामिल होता है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है। तो आप 970 रुपये के स्टॉप लॉस या 975 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और लक्ष्य जो होंगे वो इसमें आप प्ले कर सकते हैं तकरीबन 1030 के। ठीक है, 1030 के लक्ष्य बजाज फाइनेंस में आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्रेड की बात हुई, लेकिन अगर आपको निवेश करना है और वो भी नवरात्र के शुभ मौके पर, तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए? चलिए ये जानेंगे और लेकर आएंगे खास सेगमेंट नवरात्रि शेयर। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी कंपनी के सभी सदस्यों को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्व की। नरेंद्र जी बताइए, कौन से शेयर आपने आज चुने हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले आपको भी, आपके पूरे कलीग्स, चैनल को और आपके दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी बिल्कुल, हमने मिड कैप और स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का मिक्स बनाया है नवरात्रि के सेगमेंट में। और जहाँ तक कि अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो हमने फोकस किया है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वहीं पे ही फोकस किया है। तो सबसे पहला जो हमारा शेयर है वो है एलन बेरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
सो अगर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस है, चाहे वो मेटल्स हो, माइनिंग हो, या फिर केमिकल्स हो, या ऑटो सेगमेंट हो, तो ये जो कंपनी है ये एक एंकिलरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ की, और ये मल्टीपल सेक्टर्स में फोकस करती है। इवन सेमीकंडक्टर्स में भी जो कंपनी की जो गैसेस है, जैसे कि आर्गन गैस है, वो यूज होती है। तो कंपनी जो है इंडस्ट्रियल गैस प्रोड्यूसर है और सप्लाई करती है बहुत ही वेरियस डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। और कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कंपनी के जो केपेक्स के प्लान्स है वो भी काफी एग्रेसिव है। हमें लगता है कि कंपनी 25% CAGR रेवेन्यू और 35% CAGR एबिटा पे ग्रोथ कर पाएगी। तो इसको आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट है 630 रुपीज का। और जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा है ऑटो सेगमेंट पे। ऑटो सेगमेंट में हमारा ऑटो एंकेलरीज सेगमेंट में कंपनी काम करती है, और कंपनी का रिसेंटली IPO भी आया था। और कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स एंड इवन कमर्शियल व्हीकल्स में। तो काफी ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। कंपनी की चेन्नई फैसिलिटी हाल ही में इसी साल कमीशन हुई थी, और Q3 के अंदर कंपनी के 2 प्लांट पुणे और भिवाड़ी का भी कमीशनिंग होगा, जिससे कि और ग्रेजुअली ये रैंप अप करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, जहां से हमें लगता है कि काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा इसमें टारगेट है वो 182 रुपीज का है। और तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो डिफेंस सेगमेंट के अंदर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और गवर्नमेंट का जिस हिसाब से फोकस है डिफेंस सेगमेंट के अंदर, ना कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बल्कि इवन एक्सपोर्ट्स को भी देखते हुए फोकस करना, तो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी अच्छी एकदम स्पेशल जगह पे फिट बैठता है। इन द सेंस कि ये एक एंकिलरी प्रोवाइडर है प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए। तो इनका जो डिमांड एनवायरनमेंट है या जो ऑर्डर बुक है वो स्टक नहीं रहती है, और ये ग्रेजुअली और वही एग्जीक्यूशन इसमें चलता रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल हमारा जो इसमें टारगेट है वो 450 रुपीज का है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नवरात्रि शेयर्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। हमारी फेस्टिवल ऑफरिंग के तौर पर ये नवरात्रि शेयर 3 स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर, नरेंद्र सोलंकी जी की पसंद, आपके स्क्रीन पर स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स के साथ आप देख रहे हैं इनफैक्ट लंबी अवधि के लिए। सो लंबी अवधि के नज़रिया 1 साल का यहाँ पर आउटलुक है, तो टारगेट्स आपके स्क्रीन पर हैं, इसे लिस्ट डाउन ज़रूर कीजिएगा। इस नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक आपकी कमाई के लिए ये एक मौका बनता हुआ, 3 मौके इनफैक्ट नवरात्रि शेयर्स के तौर पर। शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। बाजार खुलने से पहले हम PSU बैंक स्पेस एंड प्राइवेट बैंक स्पेस पर चर्चा कर रहे थे, और तब हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से उनका नज़रिया भी जाना था। और बाजार खुलने के बाद जैसे हमने चर्चा की थी वैसे ही PSU बैंक स्पेस में हम देख रहे हैं आज एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज है। एंड उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर पर भी बात हमने करी थी। दोनों सेक्टर से जुड़ी रिलेटेड प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जो कि टॉप कर रहे हैं चार्ट्स को बैंकिंग स्पेस में। एनर्जी स्पेस में आप देख पाएंगे पेट्रोनेट, LNG है, और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स एनर्जी स्पेस से ही जुड़े जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपके रेडार पर इन स्पेसेस से? देखिए, SBI जो था वो हमारा एक ट्रेड रहा था शुरुआती स्तर पर। मैंने आपसे कहा कि एक SBI में एक ट्रेड बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर PSU बैंकिंग स्पेस में देखा जाए तो कैनरा बैंक में एक अच्छे ब्रेकआउट्स हमको देखने मिल रहे हैं। तो आप अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर चाहिए तो मुझे लगता है कैनरा बैंक में भी एक बार प्लेस किया जा सकता है, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो तकरीबन 115 के होंगे, 130 का इसमें लक्ष्य होगा। और वहीं पेट्रोनेट सपोर्ट्स के आसपास में है, पहला दिन है, लेकिन रिस्क टेकर्स के लिए आज का जो लो है 265 के आसपास में, उसको स्टॉप लॉस बना के आप एक बार बाय कर सकते हैं। एक डिमांड जोन में आ रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक हमको देखने मिल सकता है। तो एक बार ये फिर से 290-295 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी को ट्रेड करना है सच है तो ONGC एनर्जी स्पेस में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सेकंड इन द पैकिंग ऑर्डर विल बी आपके OMC, जहाँ पे HPCL, BPCL जो ऊपरी लेवल्स पे ट्रिगर होंगे। बट यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड और रिस्क टेकर कोई अगर है तो पेट्रोनेट भी किया जा सकता है।
राइट तो ये नज़रिया फिलहाल पीएसयू काउंटर्स पे एसबीआई देखिए कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट भी दे रहा है और साथ ही हम देखें कि निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से एक अच्छा मूव जो है हमने देखा है। अब 200 अंकों की तेज़ी निफ्टी बैंक पे है और निफ्टी 50 भी 100 अंकों से ज़्यादा का फिलहाल उछाल दिखा रहा है। पर आज जो है फार्मा सेक्टर की सेहत जो है वो सुधरती हुई नजर आई है। देखिए फ्राइडे को आपको याद होगा किस तरीके से बुरी पिटाई हुई थी सन फार्मा की, क्योंकि यहाँ पर उनका स्पेशलिटी सेल्स पोर्टफोलियो यूएस में काफ़ी ज़्यादा था। उसके चलते जो 100% टैरिफ ब्रांडेड ड्रग्स पे लगने की बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सन फार्मा, बायोकॉन इन जैसी कंपनीज़ को था। और साथ ही साथ ऐसी कंपनियां जो कि ऐसी बिग फार्मा कंपनीज़ को अपने APIs प्रोवाइड करवाती हैं, डीवीज, लॉरस लैब, इनमें भी एक भारी गिरावट थी। आज सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन इन सभी में एक अच्छा मूव है। पर देखते हैं कि आगे ये मूव सस्टेन होता है या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम रहेगा। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। Confused by the market noise? Benchmark your commodity trade with Bigmint's trusted price indexes. We know the pulse of the market. Real data, real markets. We are IOSCO audited. We have robust market methodology. Bigmint, trust the price. Trade with confidence. मुझसे नहीं हो गया। उनको देख रहे हो? क्या संगीत तक ये स्टेप सीख पाएंगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। शादी के पर्सनल लोन की चिंता हम संभाल लेंगे। With EMI starting at 94 rupees per day and tenure up to 7 years. नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो तेजी है निफ्टी की वो है 85 अंकों के आसपास की, और निफ्टी की जो तेजी, निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 200 अंकों की। तो लगातार 6 सत्र की गिरावट के बाद बाजार संभला जरूर है, लेकिन अभी भी कन्विक्शन का अभाव बाजार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से कोई खास तेजी निकल के आ नहीं रही है। आज के जो गेंस हैं वो आधे % से भी कम के हैं। हालांकि आज अच्छी चीज ये है कि 12 में से 9 शेयर मजबूती दिखा रहे हैं और 3 शेयर कमजोर हैं। वो शेयर है एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें हमने लगातार तेजी देखी, और वह है फेडरल बैंक। लेकिन इस बीच आपके स्क्रीन पर 2 कंपनियों का डेब्यू होने जा रहा है और लिस्टिंग की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। एक तो है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, आप स्क्रीन की बाईं तरफ आप देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है, अगर मैं इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो करीब करीब 70 गुना ये सब्सक्राइब ये IPO हुआ था। और इस पर आज नजर रहेगी, देखते हैं कि किस तरह की लिस्टिंग होती है। गणेश कंज्यूमर एक और कंपनी जिसकी लिस्टिंग होने जा रही है, और ये लिस्टिंग की बेल बज गई है। और दोनों जो शेयर हैं आपके हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गणेश कंज्यूमर देखते हैं कि क्या इसकी, जी हाँ, 7% नीचे ये शेयर दिखाई दे रहा है अपने IPO प्राइस के, 7-7.5% ऊपर। तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की अच्छी लिस्टिंग, दमदार सब्सक्रिप्शन आंकड़े थे, दमदार लिस्टिंग भी हुई है। लेकिन गणेश कंज्यूमर ने थोड़ा निराश किया है। 322 रुपए इसका इशू प्राइस था, लेकिन ये लिस्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि 300 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको दिखाई देंगे। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है अब इस प्राइस पर करीब करीब 1150 करोड़ रुपए के आसपास का होना चाहिए। गणेश कंज्यूमर का 409 करोड़ रुपए का यह IPO था। और अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2.5 गुना, हालांकि ये भी सब्सक्राइब होके बंद हुआ था, लेकिन रिटेल से कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला था। मुश्किल से इसका IPO किसी तरह से भर गया था। 1.15
टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था इस कंपनी का। तो गणेश कंज्यूमर की कमजोर लिस्टिंग, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की दमदार लिस्टिंग, 10% ऊपर आपको यह शेयर दिखाई देगा। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इस वक्त की क्या है बड़ी हेडलाइंस।